तो सबक नंबर 5 से हम शुरू करते हैं, और सबक नंबर 5 जो है इसका उन्वान है और पाकिस्तान बन गया। और ये दर हकीकत खदीजा मस्तूर का एक नावल है, आंगन। ठीक है। खदीजा मस्तूर का एक नावल है जिसका नाम है आंगन, और ये उसका एक पार्ट है। जिस तरह नावल के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं ना, तो ये उसका एक पार्ट है जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो पस मंजर है। ठीक है। पस का मतलब होता है बैक। ठीक है, जिस तरह पसे पुष्ट डाल देना। ठीक है। पस का मतलब, पस का लफ्जी मतलब है बैक, और मंजर का मतलब होता है सीन। तो पस मंजर का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? बैकग्राउंड। ठीक है, पस मंजर का क्या मतलब है? बैकग्राउंड। ठीक हो गया। नॉवेल का पस मंजर। खदीजा मस्तूर का आंगन उर्दू का एक सियासी नावल है। और नावल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मुआशरती नावल हो सकता है, रोमांटिक नावल हो सकता है, तारीखी नावल हो सकता है जिसको हिस्टोरिक नावल बोलते हैं। यानी कि नावल के अंदर जिस तरीके की स्टोरी होती है, उसी तरीके से फिर नावल की जो टाइप है या उसका जो जॉनरे है वो डिसाइड होता है। तो खदीजा मस्तूर का आंगन जो है, आंगन वैसे बोलते हैं सहन को। वेड़ा, वेड़ा पंजाबी में इसको वेड़ा बोलते हैं। पंजाबी में पंजाबी किस किस को आती है? वेड़ा पता है? कभी लफ्ज वेड़ा सुना है? वेड़ा। यस क्यों सर। भाई? वेड़ा। यस सर। तो पंजाबी में सुना इसको है। वेड़ा। ठीक है, साढ़े वेड़े आओ। ठीक है। अच्छा, वेड़ा। ओके, तो आंगन जो है ये उर्दू का एक सियासी नॉवेल है, और इसकी कहानी जो है वो तहरीक पाकिस्तान से कयाम पाकिस्तान तक फैली हुई है। यानी कि इस नॉवेल के अंदर आपको जो तहरीक पाकिस्तान है उससे लेके पाकिस्तान बनने तक का जो पूरा जो सिनेरियो है उसको एक कहानी के अंदाज में बताया गया। इसमें बराह रास्त, ये बराह रास्त का मतलब होता है डायरेक्ट। इसमें बराह रास्त सियासत को पेश नहीं किया गया। ठीक है। अलबत्ता यूपी, यूपी जो है ये एक इंडिया का एक प्रोविंस है, सूबा है। और यूपी का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। यस, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश, जो कि यूपी का आप कह सकते हैं कि एक बड़ा एक डेवलप्ड और बड़ा एक मॉडर्न प्रोविंस है। यूपी के एक मुसलमान खानदान पर इस अहद की सियासत के असरात जो हैं वो बयान किए गए। यानी कि वो जो पूरी एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी उस वक्त में, तो उसके एक मुसलमान खानदान के ऊपर, एक मुसलमान फैमिली के ऊपर उस पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट के क्या असरात पड़ते हैं, ये आपको इस कहानी के अंदर बताया गया। और ये सब कुछ घर के आंगन में पेश आता है। यानी पूरी जो कहानी है उसको आपको जो राइटर है वो दर हकीकत एक घर के सहन के अंदर, एक घर के आंगन में आपको पूरी वो कहानी जो है वो आपको समझाने की कोशिश की गई। और आंगन जो है ये सिर्फ एक घर का आंगन नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे का आंगन है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो आपको एक घर की कहानी इस खूबसूरती के साथ, इस तरीके से जो मुसन्निफा हैं वो बताती हैं कि आपको एक घर की कहानी से आपको पूरे मुआशरे की कहानी समझ आ जाती है। नॉवेल में मुसलमान अशराफिया, अशराफिया किनको बोलते हैं? जो अमीर लोग होते हैं। ठीक है, जो एलीट क्लास होती है। मुसलमान अशराफिया के खानदानों की घरेलू जिंदगी की झलक, निस्वानी तबका, निस्वानी तबका बोलते हैं औरतों को, निस्वानी तबके की यानी कि जो औरत जात है उसकी जज्बाती जिंदगी, यानी उसकी जो इमोशनल लाइफ है, और दूसरे किरदारों की नफ्सियात यानी उनकी साइकोलॉजी को महारत से पेश किया गया है। यानी इस कहानी के जरिए आपको जो अमीर लोग होते हैं उनकी उनकी घर की जिंदगी कैसी होती है, औरतें जो हैं उनकी जज्बाती जिंदगी कैसी होती है, और जो बाकी जो इस कहानी के जो किरदार हैं उनकी जो नफ्सियात है यानी कि उनका जो सोचने का तरीकाकार है, उसको बड़ी महारत के साथ, बड़े एक्सपर्ट तरीके से उसको जो है वो पेश किया गया। ठीक है। शारिफ इज आस्किंग के वेड़े और डेरे में क्या फर्क है? वेड़ा दर हकीकत बेटा जो सहन होता है ना, सहन, सहन मतलब इमारत के सामने का जो हिस्सा होता है, जो खुला हिस्सा होता है, उसको बेड़ा कहा जाता है। ठीक है।
और वो वेड़ा जो है वो घर का भी होता है, डेरे का भी होता है। डेरा दर हकीकत जो है वो जो मर्दों के बैठने की जगह होती है, जो मर्दान खाना भी इसको कहा जाता है, मर्दों के बैठने की जो जगह होती है जहाँ पे मर्द बैठते हैं और बैठ के जो है वो मुख्तलिफ तरह की बातें वगैरह करते हैं, तो उसको डेरा कहा जाता है। डेरा जो है एक घर से अलग होता है। प्राइमरीली जो डेरा होता है वो पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में डेरा जो है डेरा एक ऐसी एक बिल्डिंग होती है, ये एक ऐसी रेजिडेंस होती है जिसमें आपने जानवर भी रखे हुए होते हैं, वहीं पे आपका ट्रैक्टर भी खड़ा होता है, वहीं पे आपके बाकी, अगर मैं अपने टिपिकल जो, क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूँ और हमारा जो डेरा है उसकी अगर मैं आपको बताऊं तो वहीं पे ट्रक भी वहीं पे खड़ा, ट्रैक्टर भी वहीं पे खड़े होते हैं, ट्रैक्टर का के सारे हल वगैरह, इस रूटर वैटर, जो बाकी जो चीजें होती हैं वो भी सारी वहीं पड़ी होती हैं, भैंसें भी वहीं बांधी हुई हैं। सारा सारा जो काम होता है वो वहीं पर हो रहा होता है, और घर जो है वो डेरे से थोड़ा दूर होता है। अब हमारा जो डेरा है उससे घर तक आप अगर पैदल जाते हैं तो आपको 2 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो दिस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन घर एंड डेरा। ठीक है शारिफ। सर। ओके, अब अगर हम नॉवेल के किरदारों की बात करें तो इसमें पहला जो किरदार है वो आलिया है, जो कि नॉवेल का मरकजी किरदार है, और सारी कहानी जो है वो आलिया के गिर्द घूमती है। फिर उसके बाद इसमें एक बड़ी चची हैं जो कि बड़ी हमदर्द और बड़ी मेहरबान खातून हैं, जो कि बड़े चचा की बीवी हैं। बड़े चचा की बीवी है तो फिर वो बड़ी चची कहलाएगी। फिर बड़े चचा हैं जो आलिया के चचा हैं, यानी चचा अंकल को बोलते हैं, जो एक बड़े मेहरबान शख्स हैं और एक सच्चे कांग्रेसी कारकुन हैं। क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि दो ही पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इस पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट या सियासी जद्दोजहद के अंदर हिस्सा ले रही थी। और वो दो पार्टीज कौन कौन सी थी? हम्म। सर कौन? कांग्रेस इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम कांग्रेस। लीग और कांग्रेस। हाँ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। और जो मुस्लिम लीग के जो कारकुन होते थे, या मुस्लिम लीग के जो की अलायंस में जो लोग होते थे उनको लीगी कहा जाता होता था। लीगी कारकुन, लीगी रहनुमा, लीगी सियासतदान। और जो कांग्रेस के साथ होते थे उनको क्या कहा जाता था? कांग्रेसी कारकुन, कांग्रेसी रहनुमा, कांग्रेसी रुकन वगैरह वगैरह। तो अब वो क्या है, वो बेसिकली कांग्रेसी हैं। ठीक है, उनकी जो पॉलिटिकल अलायंस है या जो उनकी जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हैं वो कांग्रेस की तरफ है। फिर इसमें एक अम्मा है जो कि आलिया की माँ है और वो बड़ी मगरूर औरत हैं। फिर इसमें जमील है जो कि बड़े चचा का बेटा है, और जमील जो है वो क्या है, वो दर हकीकत एक मुस्लिम लीगी कारकुन है। यानी कि उसकी जो पॉलिटिकल जो अलायंस है वो किसके साथ है, वो मुस्लिम लीग के साथ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक करीमन बुआ है। ठीक है, करीमन बुआ। अब ये उनका नाम है, और बुआ जो है दर हकीकत कहा जाता है खाला को। खाला को भी कहते हैं और फुफो को भी कहा कहते हैं। ठीक है, बुआ। पंजाबी में बुआ जो है ये फुफो को कहा जाता है। मेरी बुआ आई हैं। ठीक है, मेरी बुआ आई हैं मतलब मेरी फुफो आई हैं। तो वो जो काम करने वाली औरतें होती हैं ना, उनको भी खाला, चाची, मासी, इस तरह के वर्ड जो हैं वो हम अपनी सोसाइटी के अंदर भी उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। काम वाली खाला, काम वाली आंटी, काम वाली मासी, तो इस तरह के वर्ड्स हम उनके लिए यूज करते हैं। तो करीमन बुआ जो हैं ये एक पुरानी मुलाजमा है घर की। फिर इसमें एक इसरार मियाँ हैं जो कि बड़े चचा के सौतेले भाई हैं। सौतेला भाई यानी कि स्टेप ब्रदर, जो कि एक बहुत ही काबिल रहम किरदार है। ठीक है, काबिल रहम कि एक ऐसा किरदार है कि जिसके ऊपर आपको बार 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 उस पर तरस आता है, रहम आता है आपके ऊपर, आपको उसके ऊपर। ठीक है, अब ये हो गए कहानी के कैरेक्टर्स। तो अब जनाब अली हम बढ़ते हैं, हमें पस मंजर भी पता चल गया, हमें कहानी के किरदार भी पता चल गए। अब हम चलते हैं कहानी की तरफ। ठीक है, पाकिस्तान बन गया। लीगी रहनुमा कराची दारुल हुकूमत जा चुके थे। दारुल हुकूमत बोलते हैं कैपिटल को। मशरकी पंजाब में खून की होली खेली जा रही थी। ठीक है, ये जो मशरकी पंजाब से मुराद है कि जो हमारे वाला जो पंजाब है। ठीक है, बड़े चचा इस सदमे से जैसे निढाल हो गए थे। निढाल हो गए थे यानी कि बिल्कुल आप जब इतने कमजोर हो जाते हैं कि आप बेहोशी के करीब पहुंच जाते हैं, तो उसको, इस हालत को बोलते हैं निढाल हो जाना। ठीक है, बड़े चचा जो थे
वो इस सदमे से जैसे निढाल हो गए थे। बैठक में, बैठक वही जो डेरा होता है ना, अच्छा घर के अंदर ही जो आपने, एक तो डेरा है ना जो बिल्कुल सेपरेट है, घर के अंदर ही आपने वो जो एक रूम बनाया हुआ होता है या जो मेहमानों के बैठने की जगह होती है उसको बैठक कहते हैं। ठीक है, जो जो बच्चे पाकिस्तान में हैं तो उनको बैठक का पता होगा, बैठक किसको बोलते हैं। अब तो हम कहते हैं ना, या ड्राइंग रूम में बिठा दें, ठीक है, या गेस्ट रूम में बिठा दो। तो अब पुराने जमाने में, खैर इतने पुराने जमाने में भी नहीं, हम खुद जो है जब छोटे छोटे थे तो हम बैठक को बैठक ही कहते थे। अभी भी हम लोग बैठक को बैठक ही बोलते हैं। आप लोग जरा जेन जी हैं तो आप लोग थोड़ा ज्यादा मॉडर्न होंगे, आप उसके लिए शायद कोई और लफ्ज इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो बैठक जो है वो दर हकीकत वो जगह होती है जहाँ पे आप मेहमानों को बिठाते हैं। और घर के साथ ही एक कमरा होता है जिसमें वो भाई के मेहमान आ गए, अब्बू के दोस्त आ गए, तो उनको आप जहाँ पे बिठाते हैं। बैठक में बीमारों की तरह वो हर एक से पूछते रहते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, और जो आप यहाँ पे देखें कि जो बड़े चचा हैं, बड़े चचा, ठीक है, वी यूज वी यूज मजलिस, अच्छा आप लोग उसको मजलिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप गौर से देखें कि जो बड़े चचा हैं वो दर हकीकत एक कांग्रेसी हैं, उनका ताल्लुक जो है वो कांग्रेस से है, और पाकिस्तान बन गया है। और आपको पता है कि जो कांग्रेस के लोग थे वो दर हकीकत पाकिस्तान नहीं बनना चाहते थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान ना बने। वो बेसिकली इत्तेहाद के हामी थे, वो चाहते थे कि भाई मुत्तहद रहना है, इकट्ठे रहना है, राइट। लेकिन जो मुस्लिम लीग वाले थे वो कहते थे कि हमने पाकिस्तान बनाना है। तो अब चचा जो हैं वो इस सदमे से निढाल हो गए हैं कि पाकिस्तान क्यों बना है। अच्छा, जब वो ये सब कुछ आलिया से पूछते तो वो उनका सर सहलाने लगती, सर सहलाने लगती, यानी कि उनके सर को सुकून देने लगती। सर सहलाने का मतलब होता है जैसे वो आप ऐसे आराम आराम से, प्यार प्यार से, आप, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप हाथ फेरते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे 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 सर सहलाने लग जाना, मतलब किसी को आप सुकून देने के लिए इस तरीके से किसी के सर के ऊपर ऐसे ऐसे करके, अभी मुझे वो खुद भी बड़ा सुकून आ रहा है, मुझे नींद ही ना आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ना वो नींद आ जाएगी। तो वो सर सहलाने लगती। बड़े चचा आप आराम कीजिए, आप थक गए हैं बड़े चचा। और बड़े चचा इस तरह आंखें बंद कर लेते जैसे खून की नदी उनकी आंखों के सामने बह रही हो। ठीक है, मतलब वो एक्चुअली यहाँ पे वो ये आपको बताना चाह रहे हैं, शारिफ कह रहे हैं कि वीडियो ऑन रखें। यार असल में मैं वीडियो ऑन तो कर दूं, लेकिन मैंने साथ साथ में मैं अंगूर भी खाऊंगा। अगर आप सारे अलाउ करते हैं कि सर आप वीडियो ऑन करके भी अंगूर खा सकते हैं साथ साथ, तो फिर मैं ऑन कर देता हूँ। सर वीडियो ऑन कर दें प्लीज। ठीक है, चलें। सर कर दे। ठीक है, मैं साथ साथ अंगूर खाऊंगा, ठीक है। ओके। नो सर नो। नो प्रॉब्लम सर। यस। नो सर, अंगूर नहीं खा सकते आप। यार फिर ये क्या बात हुई यार, मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। मैं फिर वीडियो बंद कर। मेजोरिटी विंस। वो एक ही ओ, लड़का है जो बोल रहा अच्छा चले ठीक है। जो मैं अब इसको मैं दिखा दिखा के खाऊंगा, ये देखो। ओके। सर तो आप अब हमें पढ़ा दें सर, बाद में तो खा लीजिएगा सर, पहले पढ़ा पढ़ा दें। पढ़ा तो रहा हूँ यार, क्यों इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार अब्दुल राफिल। बहुत बदतमीज बच्चा है सर। गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, प्लीज भाई यार तब मुझे। इससे बात करो यार। ओके ओके, लड़ना नहीं, आपस में नहीं लड़ना, ठीक है। अच्छा, तो ये तो गुस्सा करता है। ऐसे अपनी आंखें वो बंद कर लेते जैसे उनकी आंखों के, जैसे होता है ना कि आपके सामने कुछ बुरा हो रहा हो तो आप उससे बचने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं कि यार ये मुझे नजर ना आए। तो वो ऐसे अपनी आंखों को बंद करते जैसे खून की नदी जो है वो उनकी आंखों के सामने बह रही है। करीमन बुआ जो कि मुलाजमा है, काम करने वाली, वो फसाद की खबरें सुन सुनकर ठंडी आहें भरा करती। ठंडी आहें भरना अफसोस का इजहार करना, जैसे हम कहते हैं ओह ये क्या हो गया। तो इस तरीके से जब आप दैट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स रिगार्डिंग समथिंग। तो वो फसाद की खबरें सुनकर, यानी कि जो फसाद हो रहा था, जो लड़ाई फसाद चल रहा था, उसकी खबरें सुनकर वो ठंडी ठंडी आहें भरा करती। अपने शहर में फसाद तो ना हुआ था, मगर सबकी जानों पर बनी रहती, पता नहीं कब क्या हो जाए। यानी जिस शहर में वो रहते थे वहां पर, चूंकि यूपी में थे ना, और यूपी जो है वो कंपैरेटिवली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था कि जहाँ पे सबसे कम फसादात हुए थे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस शहर में तो अभी तक फसाद वगैरह, कुछ ज्यादा जो फसाद हुए थे ना वो बेसिकली पंजाब के अंदर हुए थे, पंजाब वाला जो बेल्ट था ना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जो, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की, अगर आप जो बाउंड्री लाइन है उसको भी आप देखें तो पाकिस्तान की और इंडिया की जो सरहद है उसका लाइक 75% जो है वो पंजाब से गुजरता है।
ठीक है, और आपको पंजाब के अंदर एक बड़ी वो लकीर जो है वो नजर आती है। और जो माइग्रेशन हुई थी, जो मोबिलाइजेशन हुई थी फ्रॉम हेयर टू देयर एंड फ्रॉम देयर टू हेयर, वो भी ज्यादा पंजाब के अंदर ही हुई थी। तो ज्यादा जो नुकसानात हुए थे या ज्यादा जो ब्लड शेड हुआ था वो पंजाब में हुआ था। तो उनके शहर में तो फसाद ना हुआ था, मगर सबकी जानों पर बनी रहती, जान पर बने रहना, यानी जान खतरे में रहना। जैसे हम कहते हैं ना, मेरी जान पर बनी हुई है कि मैं बहुत मुसीबत में हूं, मैं बहुत परेशानी में हूं, बहुत खतरे में हूं। कहाँ होगा मेरा शकील? बंबई में फसाद की खबर सुनकर बड़ी चची बिलकने लगी। बिलकने लगना, बिल्कुल रोने वाला हो जाना। ठीक है, रोते हुए, जब जैसे हम कहते हैं पता नहीं कहाँ पे होगा मेरा बेटा, तो इस तरीके से मतलब वो रोने वाले अंदाज में वो कहती है कि पता नहीं कहाँ होगा मेरा शकील। अच्छा, तुम्हारा पाकिस्तान बन गया, तुम्हारा पाकिस्तान बन गया जमील, तुम्हारे अब्बा का मुल्क भी आजाद हो गया, पर मेरे शकील को अब कौन लाएगा? ठीक है। अच्छा, अब वो दर हकीकत जो है वो अपने हस्बैंड से वो मुखातिब होके कहती हैं कि पाकिस्तान बन गया, तुम्हारे अब्बा का मुल्क भी आज़ाद हो गया, पर मेरे शकील को अब कौन लाएगा? अब आहिस्ता आहिस्ता चल के आपको पूरी कहानी जो है उसके जो नॉट्स हैं वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपको चीज़ जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा अम्मा, वो खैरियत से होगा, ये फसाद वसाद तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। जमील भैया उनको समझाते, यानी उनका बेटा जो है उनको समझा रहा है, मगर उनका चेहरा फक रहता। मतलब उनका चेहरा फक रहना, मतलब चेहरा जो है वो बिल्कुल मुरझाया हुआ रहता। जैसे हम कहते हैं ना, उसका चेहरा फक हो गया, मतलब कि उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल मुरझा गया, उसके चेहरे की रौनक जो थी वो खत्म हो गई। ठीक है, मगर उनका चेहरा जो है वो फक रहता, यानी उनका चेहरा जो था वो उदास रहता, परेशान रहता। शाम सब लोग खामोश बैठे चाय पी रहे थे कि मामू का खत आ गया। उन्होंने अम्मा को लिखा था कि उन्होंने अपनी खिदमात पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी हैं। यानी अपने आप को वक्फ कर देना, कि अपने आप को डोनेट कर देना, अपने आप को डेडिकेट कर देना किसी काम के लिए। और वो जल्द ही जा रहे हैं। अगर आप लोगों को चलना हो तो फौरन जवाब दीजिए और तैयार रहिए। अब जब पाकिस्तान बन गया तो लाइक जो एक्चुअल जो सिग्नेचर्स हुए थे या जो ऑफिशियल जो ट्रांजैक्शन ऑफ द पावर हुई थी वो तो मिड ऑफ अगस्त में हुई थी। लेकिन उससे तकरीबन 2 महीने पहले ये पता चल चुका था कि भाई अब तकसीम होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब उससे पहले कुछ पता ही नहीं था और 14 अगस्त को जनाब अचानक से बैठ के वो सारा कुछ हो गया। तकरीबन उससे आपने वो पढ़ा होगा, वो जो रेड क्लिफ कमीशन बना था और फिर रेड क्लिफ जो सिरल रेड क्लिफ था उसने आके पूरी वो बाउंड्री लाइन खींची, पूरा सर्वे हुआ। तो ये प्रोसेस जो था ये तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले ये स्टार्ट हो गया था। 8-9 महीने पहले ये स्टार्ट हो गया था। और इवन समवेयर इन जून, जून में आके कहीं पर ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल फाइनलाइज हो गई थी। सिर्फ उसकी जो ऑफिशियल जो ट्रांजैक्शन है ना, ऑफिशियल जो ट्रांजैक्शन ऑफ पावर है वो आके अगस्त में हुई थी। और आपने वो बल्कि पढ़ा भी होगा कि जो कायदे आजम का जो एड्रेस था टू टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो 11 अगस्त को हुआ था। यानी 14 अगस्त से 3 दिन पहले कायदे आजम ने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको एड्रेस भी कर दिया था ढाका में। राइट। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो ट्रांजैक्शन थी या जो मोबिलाइजेशन थी, लोगों का आना जाना था, जो हिजरत का सफर था या हिजरत का जो मरहला था वो बहुत पहले शुरू हो गया था और तकरीबन 2 साल तक जारी रहा। ठीक है, 2 साल तक तो प्रॉपर जारी रहा। ऐसा नहीं है कि भाई 14 अगस्त को पाकिस्तान बना तो जी 15 अगस्त को सबने वहां से बंबई से टिकट करवाई जहाज की और जहाज में बैठ के तो वो जी 2 घंटे में पाकिस्तान पहुंच गए। ऐसा नहीं था। इट the people they kept moving from here to there and from there to here for 2 years in a full fledged way। और वैसे तो जो थोड़ी बहुत जो हिजरत है वो तो 1956 तक चलती रही, यानी फॉर 7 years। वीजे का इस तरह से कोई चक्कर नहीं था, काइंड ऑफ इट वाज वीजा फ्री एंट्री वाला सीन था और लोग आते जाते रहे। ठीक है, तो और ये वो टाइम था कि जिसमें लोग जो थे वो डिसीजंस ले रहे थे। आप अगर मुहाजिर फैमिली से हैं, अगर आप एक माइग्रेंट फैमिली से हैं तो आपने सुना होगा कि जी हमारे आधे रिश्तेदार वहीं पीछे रह गए, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं आते। मेरी जो मिसेज हैं शी इज फ्रॉम हैदराबाद सिंध, तो इनकी आधी से ज्यादा जो फैमिली थी वो उधर ही अजमेर में ही रह गई थी। दे आर फ्रॉम अजमेर। ठीक है, विच इज अ डिस्ट्रिक्ट इन इट्स अ प्लेस इन हिंदुस्तान, इंडिया में। तो इनकी जो 70 to 80% फैमिली थी वो उधर ही रह गई थी। उन्होंने कहा जी हम इधर ही सेटल्ड हैं, हमारे यहाँ पे कारोबार है, काम शाम हमारा ठीक है, वो तो बस हम इधर ही हैं।
लेकिन उनमें से कुछ लोग जो थे वो फिर हिजरत करके यहाँ पे आ गए। मेरी जो फैमिली है दे मूव फ्रॉम कश्मीर। मेरे अभी भी कुछ रिलेटिव जो हैं, लाइक मेरी जो दादो हैं, उनकी सारी की सारी बहनें जो हैं वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं। ठीक है। इसी तरीके से मेरे अब्बू के कुछ खालू, कुछ फुफा, वो उधर हैं, इंडियन कश्मीर में हैं। ठीक है। वो नीलम दरिया दरमियान में जो है वो दरियाए कीरन है। कीरन के उस तरफ हमारे आधे रिश्तेदार हैं और आधे रिश्तेदार इस तरफ हैं। वो दरमियान में पुल होता था, पुल से इधर से उधर चले जाते थे, उधर से इधर चले जाते थे। वो जालमों ने दरमियान में उसी दरिया को एक बॉर्डर बना दिया। ठीक है। तो अब वो बेचारे जो उधर वाले हैं वो उधर हैं और इधर वाले जो हैं वो इधर हैं। अच्छा, और एक मैं यहाँ पे एक मजे की आपको चीज बताऊं कि होता ये है कि 19 मेरे ख्याल में 80s तक जो था वो एडहॉक वीजा मिल जाता होता था। जो कश्मीर के लोग थे ना, उनको एक टेम्परेरी परमिट मिल जाता था और आप उस परमिट पे उस कश्मीर में चले, आप इंडिया नहीं जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान वाला जो AJK है, जिसको आप लोग आजाद जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, यहाँ से आप इंडियन कश्मीर में आप अपने रिश्तेदारों को मिलने चले जाया करते होते थे। अब आजकल क्योंकि हालात ज्यादा खराब हो गए, खासतौर पर जो कारगिल की वॉर थी उसके बाद से फिर बहुत ही ज्यादा सख्ती हो गई थी। अब कितनी दफा ऐसे होता है कि खैर अब मेरे तो डायरेक्टली कोई रिलेटिव्स नहीं है, लेकिन जिस तरह दादो हैं या अबू हैं, अम्मी हैं, उनके तो रिलेटिव्स हैं ना दूसरी तरफ भी। तो अब वो आजकल ये होता है कि जब उस तरफ कोई फौतगी होती है ना, उस तरफ कोई मर जाता है, तो वो उसको ले आते हैं। ठीक है। जिस तरह मेरी दादो की एक बहन, उनकी डेथ हुई, तो वो उनकी जो उनका जनाजा था वो दरिया के उस तरफ ले आए, और इस तरफ से ये लोग, इन्होंने सिर्फ दूर से देखा जनाजा। ठीक है। दूर से इन्होंने देखा कि वो रिश्तेदार खड़े हुए हैं, दरमियान में दरिया है, दरिया की दूसरी तरफ, लेकिन उस तरफ जा नहीं सकते। और वो उधर से वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं और इधर से वो सारे रो रहे हैं और ये सारी चीजें ना। तो आई मीन दिस इज दिस इज अ पार्ट ऑफ द पार्टीशन। ये तकसीम का वो एक पहलू है जिसको सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इस तकसीम का शिकार हुए। ठीक है। जिनको ऐसे करके, जिनके रिश्तों को, जिनके खानदानों को ऐसे आरी से काट दिया गया। बाकी सबके लिए तो इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल, राइट। अब यहाँ पे वो बातचीत चल रही है कि हम जा रहे हैं, तो आपने भी अगर आप आना है तो आ जाएं। तो इस तरीके की ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा हीटेड डिबेट्स होती थी, बहुत ज्यादा हीटेड डिबेट्स होती थी। मेरे जो दादा के जो अब्बू थे, यानी मेरे जो परदादा थे, मेरे जो ग्रैंड ग्रैंड फादर थे, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मूव किया था। ठीक है। विथ हिज 3 सिस्टर्स। ठीक है। और इनके जो दो छोटे भाई थे वो उधर ही रह गए थे। उन्होंने कहा था जी हम तो नहीं जाते। ये कहते रहे कि आप भी आओ, आप भी आओ। उनके वहां पे अपने कालीनों की दुकानें थी, तो उन्होंने कहा जी हम तो इधर ही रहेंगे, आपने, बड़े भैया आपने जाना है तो आप जाएं। तो ये उधर से हिजरत करके यहाँ आ गए और फिर इधर आके मतलब वहां से फिर हमारी वो जो पूरी ब्लड लाइन है वो इस तरीके से यहाँ से चली। खैर, तो उस टाइम पे ये था कि घरों के अंदर ना ये डिबेट चलती होती थी कि इधर रहना है या उधर जाना है, इधर से उधर जाना है या उधर से इधर जाना है। तो ये वो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो दर हकीकत मैं यहाँ पे आपको समझाना शुरू कर रहा हूँ, ताकि आप इस बात को इतना लाइट ना लें कि ये ऐसे ही है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा नहीं है कि जी आपने पिंडी से इस्लामाबाद जाना है या इस सेक्टर से उस सेक्टर में जाना है। तो दैट वॉज अ बिग थिंग एट दैट टाइम। तो तो क्या हुआ कि चाय पी रहे थे कि मामू का खत आया। और उस जमाने में क्या होता था, खत लिखे जाते होते थे, और वो खत फिर पहुंचता था, अपने हिसाब से पहुंचता था, और अपने हिसाब से फिर उसका जवाब भी लिखा जाता होता था। ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू, सर गॉट रिलेटिव्स फ्रॉम इंडिया। अच्छा, तो उन्होंने अम्मा को खत लिखा और उन्होंने अपनी खिदमत पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो पाकिस्तान के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है और मैं जा रहा हूं, तो अगर आप लोगों ने भी चलना है तो आ जाए। अच्छा, बस अब अभी तार दे दो जमील मियाँ, हमारी तैयारी में क्या लगेगा, हम तो बस तैयार बैठे हैं। अपना भला, अपना भाई है भला, हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। ठीक है। मारे खुशी के अम्मा का चेहरा जो था, अम्मा का मुंह जो था वो सुर्ख हो रहा था। ठीक है। अच्छा, तो अब उन्होंने कहा कि बस अभी तार दे दो। तार देना, ठीक है, तार देने का मतलब होता है खत दे दो। ठीक है। तार तार खत को कहा जाता होता था, ये मतलब खत के लिए एक नाम होता था, तार। ठीक है। वो आपने वो इंडियन गाना सुना हुआ होगा, वो जो है, और वो मजे की बात ये है कि वो जो पूरा गाना है वो भी कश्मीर के अंदर ही, वो सारा उसकी जो फिल्माटोग्राफी है वो सारी कश्मीर में हुई है। वो उसमें कहता है ना यार, उस गाने के लिरिक्स क्या थे, इंडियन सॉन्ग है,
आपने शायद सुना हुआ भी होगा, ये यूर जेन जी ना, आप लोग वो नहीं सुनते होंगे। वो एक इंडियन सॉन्ग था, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, इट वाज समथिंग लाइक दैट। तो उसके अंदर एक लाइन है, वो उसमें वो कहता है कि किरण में सर्दी है थोड़ी, तार से गर्मी भेजो। ठीक है, वो कहता है कि यहाँ किरण में मैं हूं, ठीक है, मैं यहाँ, यार ये देखो मैं 3 अंगूर हाथ में लेके बैठा हूँ तब से, राफे से डर लगा हुआ है मुझे, तो गुस्सा करेगा क्या है, ये बहुत अनप्रोफेशनल टीचर है, खाते हुए पढ़ाते हुए जो है ना वो अंगूर खाता है। तो अब मैं उससे डर के जो है ना वो मैं 3 अंगूर हाथ में लेके बैठा हूँ। अच्छा, तो तार खत को बोलते हैं। वो कह रही है कि अभी जो है ना वो खत दे, उनको खत भेज दो, उनको बोलो कि भाई हम तो तैयार हैं, तो हमने हमें हमें क्या वक्त लगना है, हम बिल्कुल तैयार हैं। और जो अम्मा हैं, वो कह रही हैं कि मेरा अपना भाई है, वो भला मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। ठीक है, कि मतलब हमें साथ लेके जाएगा ना, वो हमें छोड़ के थोड़ी जाएगा। तो जमील भैया ने इस तरह घबरा कर सबकी तरफ देखा जैसे फसादी उनके दरवाजे पर पहुंच गए। अब ये सारा आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि देर वर बंच ऑफ पीपल जो इस सारे प्रोसेस को फसाद में तब्दील भी कर रहे थे, वो जाके कत्ल करना और वो सारी चीजें। वो देखें ना, अगर आप तहरीक पाकिस्तान को प्रॉपरली फॉलो करें ना, तो फिर आपको ये सारी चीजें समझ आती हैं कि कत्लो गारत कैसे हुई और फिर किस तरीके की कत्लो गारत होती थी, कैसे जो खवातीन थी उन्होंने खुदकुशियां की, कि इससे पहले कि कोई आके हमारी इज्जत को लूटे तो इससे बेहतर है कि घरों के अंदर ना, उस जमाने में घर के अंदर कुएं बने हुए होते थे, पानी वाले कुएं ना। तो ऐसे कई आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि जिसमें कितनी जो औरतें थीं, उन्होंने घर के कुएं के अंदर छलांग लगा दी कि किसी दुश्मन के हाथ लगने से बेहतर है कि अपनी जान को खुद ले लिया जाए। तो जमील भैया ने इस तरह घबरा कर सबकी तरफ देखा जैसे फसादी उनके दरवाजे पर पहुंच गए। तो वो अब जमील जो है वो अपनी चची को, ऊपर अगर आपको थोड़ा किरदारों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोबारा जाके देख लें। आलिया मरकजी किरदार है, फिर उसकी एक बड़ी चची है, फिर उसके बाद बड़े चचा हैं जो कि कांग्रेसी रुकन हैं, फिर उसके बाद अम्मा हैं जो कि आलिया की अम्मा हैं, फिर उसके बाद जमील है जो कि बड़े चचा का बेटा है, यानी कि चचा और चची का बेटा है, और फिर उसके बाद इसरार मियाँ हैं जो कि बड़े चचा के एक सौतेले भाई हैं। ठीक है, तो अब इसको जरा आप देख लें कि जमील जो है वो कौन है, वो बड़े चचा का बेटा है। तो जमील भैया ने घबरा कर देखा, और उसने कहा कि मगर आप क्यों जाएंगी छोटी चची, आप यहाँ महफूज हैं, मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। उन्होंने आज बड़ी मुद्दत बाद आलिया की तरफ देखा, कैसी सफारशी नजरें थीं, मगर आलिया ने अपनी आंखें झुका ली। ठीक है, मैं ना जाऊं तो क्या हिंदुओं के नगर में रहूं, पाकिस्तान में अपनों की हुकूमत तो होगी, फिर मैं अपने भाई को छोड़कर 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती। मारे खुशी के अम्मा से निचला ना बैठा जा रहा था। ठीक है, मारे खुशी की अम्मा से ये निचला ना बैठा जा रहा था, कि मतलब अम्मा से जो है वो, अम्मा बैठ ही नहीं पा रही थी। ठीक है, अम्मा जो थी वो इतनी खुशी में थी कि उनसे जो है वो बैठा भी नहीं जा रहा था। मैं ये बुक खोल लेता हूँ, बुक से पढ़ता हूँ। ठीक है, मारे खुशी की अम्मा जो थी उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हुआ, अ, आलिया जाने पर राजी नहीं होगी छोटी चची, वो नहीं जाएगी, वो जा ही नहीं सकती, जमील भैया ने जैसे नींद दीवानगी के आलम में कहा। ठीक है, अब वो क्या है कि जमील जो है, आलिया उसकी क्या लगी, आलिया उसकी कजन है, तो वो कह रहे हैं कि आलिया जो है वो राजी नहीं होगी और वो जा ही नहीं सकती। तो उसके बाद उसकी माँ अम्मा कहती हैं तुम अच्छे हकदार आ गए, कौन नहीं जाएगा। अम्मा एकदम बिफरा उठी, यानी कि एकदम वो गुस्से में आ गई, तुम होते कौन हो रोकने वाले, जरूर जाइए छोटी चची। जमील भैया ने सर झुका दिया और आलिया को ऐसे महसूस हुआ कि वो नहीं जा सकती। अब यहाँ पे डिस्कशन किसके दरमियान हो रही है, आलिया, उसका कजन जमील और आलिया की अम्मा। ठीक है, और जमील छोटी चची किसको बोल रहा है, जमील छोटी चची बोल रहा है दर हकीकत आलिया की अम्मा को। ठीक है, तो ये इस तरीके से कहानी जो है वो चल रही है। तो वो कहते हैं कि जरूर जाइए छोटी चची। जमील भैया ने सर झुका दिया और आलिया को ऐसे महसूस हुआ कि वो नहीं जा सकती। सदियां गुजर जाएंगी मगर वो यहां से हिल भी ना सकेगी। ठीक है, और जमील जो है उसने कहा कि मैं अभी तार किए देता हूं कि सब तैयार हैं, कि मैं अभी जो है वो मैसेज भिजवा देता हूँ, खत भिजवा देता हूँ कि सब जो है वो तैयार हैं। जमील भैया उठकर बाहर चले गए। आलिया का जी चाहा कि वो चीख चीख कर ऐलान करे कि वो नहीं जाएगी, वो नहीं जा सकती, उसे कोई नहीं ले जा सकता, मगर उसके गले में तो सैकड़ों कांटे चुभ रहे थे। वो एक लफ्ज भी ना बोल सकी। उसने हर तरफ देखा,
और फिर नजरें झुका ली। मगर वो क्यों रुके? किस लिए? किसके लिए? उसने सोचा, और फिर जैसे बड़े सुकून से छालियां काटने लगी। यानी कि अब एक लड़की है जो यूपी छोड़ के पाकिस्तान नहीं आना चाहती। ठीक है, वो अपना यूपी का वतन छोड़ के पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लेकिन वहां पर रहने की भी उसके पास कोई रीजन नहीं है। जैसे ना कि वो अ, और फिर नजरें झुका ली, मगर वो रुके क्यों? चलो, जाना तो वो नहीं चाहती, लेकिन रुके किसके लिए? कौन है यहाँ पे जिसके लिए वो रुकना चाहती है? तो एक्चुअली यहाँ पे आपको जैसे ऊपर ऊपर भी बताया गया था ना, कि जो किरदारों की जो नफ्सियात है, यानी कि उनकी जो साइकोलॉजी है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अब आलिया के इस एस्पेक्ट को, आलिया की जो पर्सनालिटी है, आलिया की जो शख्सियत है, उसका ये पहलू दिखाकर मुसन्निफ आपको एक कैरेक्टर की जो इनडिसाइसिवनेस है, फैसला ना करने की जो सलाहियत है, या फैसला ना कर सकना, ये आपको यहाँ पे मुसन्निफ जो है वो दिखाना चाह रहा है। ठीक है। तो छालिया जो है ये दर हकीकत वो जो नहीं होता, छालिया दर हकीकत एक एक प्लांट होता है, जिसको जिससे फिर ना ये जो नहीं बनाते, ये पान वगैरह, और पान के अंदर वो जो डिफरेंट मिसाला वगैरह डालते हैं। ठीक है। तो वो जो उसका जो पान का जो पत्ता होता है ना, पान का पत्ता, तो उसके अंदर वो जो इंग्रेडिएंट डालते हैं ना, तो वो सुपारी वगैरह, सुपारी, तुलसी, इस तरह की जो चीजें होती हैं। अब ये खालिद को ये चीजें नहीं पता होंगी ना, खालिद ने कभी खाई होंगी। ठीक है। तो ये छालिया जो है ये दर हकीकत एक पत्ता होता है, इट्स इट्स समथिंग लाइक दैट। अच्छा, मैंने खुद भी नहीं देखा हुआ, मैंने खुद भी नहीं देखा हुआ, लेकिन मैं, मेरी जो मिसेज हैं वो मुझे अक्सर बताती रहती है, क्योंकि ये जो कराची के लोग हैं ना, वो उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। है कोई कराची से? एनीवन फ्रॉम कराची? कराची या सर मैं हैदराबाद? हूँ, मैं अच्छा, जरा कराची से हूँ। बताओ बताओ, छालिया क्या होता है? छालिया एक छोटी सी पैकेट में होती है छालिया। नहीं, लेकिन कभी आपने देखा है कि लोग जो है वो उसको काट रहे होते हैं और उसके वो पैकेट्स जो बनाते हैं? कभी आपने हाँ, उसका वो वो? पान में डालते हैं। हाँ। यस ठीक है। यस। तो अब ये ना जो जैसे कराची के अंदर पान बहुत ज्यादा खाया जाता है, छालिया, इस तरह की चीजें बहुत यूज होती हैं। तो इसी तरीके से यूपी के अंदर, जैसे कराची, कराची वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे पान खाने का कल्चर जो है ये बहुत ज्यादा है। तो अब वो छालिया काटने बैठ गई। ठीक है। और कहाँ पे था मैं? हाँ, आलिया बेगम, अगर तुम रह गई तो हमेशा के लिए दलदल में फंस जाओगी। अब ये वो अपने आप से बात कर रही है, आलिया जो है वो अपने आप से बात कर रही है, वो कह रही है कि अगर तुम यहाँ यहीं रह गई तो हमेशा के लिए दलदल में फंस जाओगी। अब दलदल क्या होती है? दलदल बेसिकली एक ऐसी जमीन होती है जिसमें आप पाँव रखते हैं तो आपके पाँव उसमें धंसते ही चले जाते हैं, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिससे निकलने की कोई सूरत जो है वो ना बनती हो, उसको आप कह सकते हैं कि दलदल। अब वो अपने आप से बात कर रही है। करीमन बुआ, अगर सब लोग चाय पी चुके हों तो, असरार मियाँ ने, जो कि जो चचा हैं, चचा के सौतेले भाई हैं, अब यहाँ पे उनकी एंट्री होती है। तो वो कहते हैं कि करीमन बुआ, अगर सब लोग चाय पी चुके हों तो, असरार मियाँ ने बैठक से आवाज लगाई, और करीमन बुआ आज तो डाइनों की तरह, डाइन बोलते हैं वेज को, ठीक है, डाइनों की तरह चीखने लगी। कहती हैं कि अरे कोई तो इस इसरार मियाँ को भी पाकिस्तान भेज दो, सब चले गए, सब चले जाएंगे, मगर ये कहीं नहीं जाता। अब वो देखो कि वो बेचारा इतना कमजोर कैरेक्टर है कि उसके ऊपर जो घर की मुलाजमा है वो भी चिल्ला रही है। ठीक है। उसने मतलब वो उसने कहा है कि मतलब वो बड़े आराम से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि करीमन बुआ, अगर सब चाय पी चुके हों तो, अब तो के बाद ये जो आता है ना, ये ये पी चुके हों तो, इसका मतलब ये है कि अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई होती कि बैठक से उन्होंने आवाज लगाई, और करीमन बुआ जो हैं वो डायनों की तरह, जिस तरह डायन होती है ना, डायन, डायन वो उसको, जो चुड़ैल होती है उसको डायन कहा जाता है, तो चुड़ैलों की तरह चीखने लगी, अरे कोई इसरार मियाँ को भी पाकिस्तान भेज दो, सब गए, सब चले जाएंगे, मगर ये कहीं नहीं जाता। तो बैठक में इसरार मियाँ के खांसने की आवाज आई, और फिर खामोशी छा गई। तो बेचारा ऐसे उसने किया, और फिर वो खामोश हो गया। अच्छा, क्या तुम सचमुच चली जाओगी छोटी दुल्हन?
बड़ी देर तक चुप रहने के बाद बड़ी चची ने पूछा। अब छोटी दुल्हन से क्या मुराद है? मतलब कि वो अपनी जो, यार ये कोई लड़की मुझे बता दे कि दो भाइयों की जो बीवियां होती हैं वो आपस में क्या लगती होती हैं? मतलब वो जो आपस में सर क्या, देवरानी। देवरानी, यस। देवरानी अच्छा, और ये वाले रिश्ते मुझे हमेशा भूल जाते हैं। और मेरी जो अम्मा थी ना, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो हमेशा मुझे इस चीज में मेरी बेइज्जती करती थी। वो सबको बुला के ना, वो जो फैमिली की जो औरतें होती हैं, जैसे कोई खाला है, कोई फुफ्फो है, तो उनके सामने मुझसे पूछती थी, ये तुम्हारी क्या लगती हैं? मैं कह देता था कि ये मेरी आंटी हैं। नहीं नहीं, तुम बताओ, ये तुम्हारी चाची हैं, ताई हैं, खाला हैं, फुफ्फो हैं, क्या हैं? अब मुझे क्या पता है कि क्या है? वे मेरे लिए तो बस आंटी हैं। अच्छा, इसी तरीके से फिर वो ना, उनकी जो बेटियां होती हैं या उनके जो बेटे होते हैं उनको बुला के, ये तुम्हारा क्या लगता है? और मैं कहता था, अम्मी जाने देना बस, अब मेरे ये आप ये वाले क्विज मुझसे ना लिया करें। वो अब मेरी अम्मी मुझे इस चीज पे बहुत ज्यादा बेइज्जत करती थी। अभी अभी भी मुझे वो ये चीजें याद नहीं रहती। अच्छा, अब वो छोटी देवरानी है, वो मतलब जो बड़ी देवरानी है, वो अपनी छोटी देवरानी को वो छोटी दुल्हन कह के बुला रही है। तो अब देखो, यहाँ पे इस जरा सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। चाचा जो है वो कांग्रेसी हैं, तो उनकी बेगम भी कांग्रेसी होंगी। लेकिन ये जो आलिया की अम्मा हैं, इनके जो भाई हैं वो मुस्लिम लीगी हैं। और वो आलिया की अम्मा के नाम पे खत लिख रहे हैं कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और अम्मा जो है वो खुश हैं, वो अब जो है वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं। जबकि चचा, चची और उनका बेटा जमील, वो वाली जो फैमिली है वो कांग्रेसी है, तो ऑब्वियसली दे वांट टू स्टे इन पाक, दे डोंट वांट टू लीव ना। ठीक है, दे वांट टू स्टे देयर। बात समझ आ रही है? सिचुएशन जो है वो, यानी कि कहानी की जो स्टोरी लाइन है वो आपको समझ आ रही है ना? राइट? यस सर। क्या नहीं समझ आ रही? यस सर। यस सर, समझ आ रही। ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि तुम वाकई चली जाओगी? तो अम्मा ने रुखाई से, रुखाई से मतलब बड़े रूखे अंदाज में, बड़ी बेदिली से जवाब दिया, जाहिर है कि चली जाऊंगी। तो ये घर तुम्हारा है छोटी दुल्हन, मुझे अकेले ना छोड़ो। बड़ी चची ने डुबडुबाई हुई आंखें, डुबडुबाई हुई आंखें यानी कि जो उनकी जो नम आंखें थी, डुबडुबाई हुई यानी कि आंसुओं में डूबी हुई। बड़ी चची ने अपनी डुबडुबाई हुई आंखें बंद कर ली। शायद वो तन्हाई के भूत से डर रही थी। अब उनको भी था कि मतलब ये होता है ना कि आपके एक ही घर में आप रह रहे हो और अचानक से जो आपके घर के जो रिलेटिव्स हैं वो इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि पार्टीशन इज हैपनिंग, और उसके बाद ये है कि वंस यू गो तो यू आर गोइंग फॉर एवर, एंड यू डोंट नो कि वेदर यू विल मेक इट टू द अदर साइड ऑफ द पोल और नॉट। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी। ठीक है। तो ऑब्वियसली एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन तो बनता है उन लोगों के लिए जिन्होंने इतने टफ सिचुएशन के अंदर भी ये फैसला लिया होगा कि मैं अपना घर, ये सारा कुछ छोड़ के और मैं एक बिल्कुल अनजानी जगह पे जाऊंगा। तो एक एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन तो उन लोगों के लिए बनता है, चाहे वो यहां से उधर गए या उधर से यहां आए, रिगार्डलेस ऑफ दिस। यानी कि वो लोग कितने दिलेर थे कि जिन्होंने अपना घर, अपना सारा वतन जो जो था वो छोड़ के उन्होंने एक ऐसी जगह की तरफ रुख किया, अपने उस नजरिए की खातिर, अपने मजहब की खातिर, अपने दीन की के बचाव की खातिर, कि यार जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन बस अब हम निकलेंगे यहाँ से। राइट? तो अब ये चीजें जो है ना वो बाहर हमें लगती हैं कि यार ये तो बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन जिन लोगों की वजह है ना कि वो बड़ा एक मजे का शेर भी है ना कि जो सांस से निकली है वो धुन सब ने सुनी है। ठीक है, जो मतलब आप गिटार बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं, तो जो तार से निकली है या जो साज से निकली है वो धुन सब ने सुनी है। जो तार पे गुजरी है वो धुन किसने सुनी है? कि आप जब गिटार बजा रहे होते हैं तो उस गिटार से जो आवाज निकलती है वो तो आपको सुनाई देती है, लेकिन उस गिटार की उन स्ट्रिंग्स के ऊपर क्या गुजर रही होती है वो तो किसी को नहीं पता होता। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि हमारे लिए तो ये किताब के अंदर लिखी हुई चंद बातें हैं कि पार्टीशन हुई थी, लोग वहां से इधर आ गए थे, इधर से उधर चले गए थे, लेकिन जिन लोगों ने एक्चुअली इस चीज को एक्सपीरियंस किया, जो लोग हकीकत में इस चीज से गुजरे हैं, और जिस तरह मैंने आपको अपनी स्टोरी भी बताई कि अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कारोबार को, अपने जहाँ पे वो पैदा हुए, पंजाबी में जिस तरह कहते हैं ना जम पल, कि ऐसी जम्मे भी आते हैं या तो पले भी आते हैं,
तो अपना जम पल, अपना मतलब वो जन्म भूमि छोड़ के जो लोग निकले होंगे एक नजरिए के ताक़ुब में, एक सोच के, एक अकीदे के ताक़ुब में, वो लोग कितने दिलेर होंगे। राइट। अच्छा, तो क्या हुआ कि वो जो थी वो तन्हाई के भूत से डर रही थी। आलिया जैसे पनाह ढूंढने के लिए ऊपर भाग गई। धूप पीली पड़कर सामने के मकान की ऊंची दीवार पर चढ़ गई थी। ठीक है, अब ये पर्सोनिफिकेशन है कि धूप जो है वो पीली पर पड़कर, यानी कि धूप जब छत पे होती है तो आपको पता है कि साया जो है वो आपका आपके सामने होता है। ठीक है, और जब जैसे 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 साया ढलता है तो साया आपके पीछे आता है, तो वो पीली पड़कर यानी कि सामने के मकान की ऊंची दीवार पर चढ़ गई थी। हाई स्कूल के इहाते में बसेरा लेने वाले, यानी हाई स्कूल के इहाते में, यानी कि हाई स्कूल की बाउंड्री में, हाई स्कूल के जो इलाका था उसमें बसेरा लेने वाले, यानी उसमें बसने वाले यानी परिंदे मुसलसल शोर मचाए जा रहे थे। खुली फजा में आकर उसने इत्मीनान की सांस ली और मुसाफिरों की तरह टहल टहल कर, वो जो आपकी ब्रिस्क वॉक होती है, ब्रिस्किंग आप करते हैं, ऐसे आप ऐसा ऐसा चल रहे होते हैं, मुसाफिरों की तरह टहल टहल कर सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा। शायद अच्छा ही हो, वो यहाँ से जाकर जरूर खुश रहेगी। अब उसको पता है कि अम्मा जो है वो जाने वाली हैं, तो जाहिर बात है उसको अब ये पता है कि अम्मा मुझे यहाँ पे तो छोड़ के नहीं जाएंगी, मुझे भी साथ लेके जाएंगी। जब वो नीचे उतरी तो सब अपने अपने ख्यालों में मगन, यानी अपने अपने ख्यालों में गुम बैठे थे। सिर्फ करीमन बुआ जाने किस बात पर बड़बड़ा रही थी। बड़बड़ाना मुंह ही मुंह में बातें करना, और फुर्ती से यानी कि तेजी से रोटियां पकाती जा रही थी। जमील भैया कहाँ गए, अब तक क्यों नहीं आए। आलिया ने सूनी कुर्सी की तरफ देखा। अब ये देखें, ये वो बोल नहीं रही, वो सोच रही है। क्योंकि जब अब जो बोलने की, अब देखें, ये नॉवेल पढ़ने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना। जब कोई भी कैरेक्टर कुछ बोलता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में होता है, और अदर देन दैट जो चीज चल रही होती है वो बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कि वो आपके ख्यालात की एक लड़ी होती है, जो कि मुसन्निफ जो है वो लफ्जों के जरिए वो बता रहा होता है। अब यहाँ पे वो सोच रही है कि जमील भैया कहाँ गए, अब तक क्यों नहीं आए। आलिया ने सूनी कुर्सी, वीरान कुर्सी, ये सोनी नहीं है, सूनी है। सूनी का मतलब होता है वीरान। ठीक है, आलिया ने सूनी कुर्सी की तरफ देखा। जाने ये सरफिरा आदमी उसे याद करेगा या भूल जाएगा, उसने अपने आप से पूछा। सरफिरा आदमी मतलब वो क्रेजी, दीवाना। तो अब यहां पर आकर हमें पता चलता है कि शायद आलिया और जमील कजन्स है ना, तो शायद उनके दरमियान कुछ है। मे बी दे हैव सम काइंड ऑफ अ जेंटल रोमांटिक रिलेशन। एक एक तो रोमांटिक रिलेशन होता है वो जो निभा निभी वाला होता है, और एक होता है जेंटल रोमांटिक रिलेशन। अब जेंटल रोमांटिक रिलेशन क्या होता है। जेंटल रोमांटिक रिलेशन ये होता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, लेकिन आप एक एहतराम और इज्जत के दायरे के अंदर रहकर किसी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये शायद हो सकता है कि आपको ये बातें जो हैं वो उस तरीके से समझ ना आए, बट एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड इट, यू कैन कंसेप्चुलाइज इट। अच्छा, लालटेन की बत्ती खराब थी, इसलिए उसमें से दो लवें उठ रही थी। लौ लौ बोलते हैं जो मोमबत्ती, मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है, या कोई भी आप लाइटर से आप ऐसे करके जलाते हैं, तो उसमें से जो शोला ऊपर की तरफ उठता है ना उसको लौ बोलते हैं। ठीक है, यानी रोशनी का जो एक शोला ऊपर की तरफ उठता है उसको लौ बोलते हैं। तो लालटेन की बत्ती खराब थी, इसलिए उसमें से दो लवें उठ रही थी। अब होता यह है कि पुराने जमाने में ना लालटेन जो था, जी मैंने पढ़ा हुआ ये नॉवेल, मैं पढ़ा हुआ है, मेरे पास पढ़ा हुआ भी है, ये ओरिजिनल नॉवेल भी मेरे पास लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है। अब लालटेन जो है ना, लालटेन लालटेन एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक पुराने जमाने में मट्टी के तेल पे चलने वाला एक दिया होता था, एक एक बल्ब होता था। अब उसमें होता ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बर्तन है ना, अब इस बर्तन के अंदर नीचे तेल पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक कपड़े की, कॉटन की, उसके अंदर ना एक, उसको हम लोग बोलते थे वाट, पंजाबी में उसको वट बोलते हैं। ठीक है, वो ऐसे करके नीचे से डिप होती थी पानी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं इस तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे उसका नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है,
गैस की मैंने गैस की नहीं देखी, ठीक है। गैस गैस वाली लालटेन नहीं होती, वो एक और चीज होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे नीचे डिप होती थी और ऊपर यहां से आप उसको आग लगाते थे और फिर ये उसके ऊपर फिर ऐसे करके शीशे का एक एक उसका ग्लोब होता था और वो जलती रहती थी, विप होती थी, ठीक है। विप आप उसको कह रहे हैं, पंजाबी में उसको लाट बोलते हैं। अब जब लालटेन की बत्ती खराब हो, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां से दरमियान से ऐसे ये पुराना हो गया, अब ये यहां से फट गया है, तो अब एक लौ इधर से उठ रही है और एक लौ इधर से उठ रही है, ठीक है। तो ये उस वेब के खराब होने की अलामत होती थी जब उसमें से दो लवें उठने लग जाती थी। लालटेन की बत्ती खराब थी और उसमें से दो लवें उठ रही थी, और एक तरफ से चिमनी, चिमनी बोलते हैं वो जो उसका जो ग्लास का वो जो ग्लोब होता है ना वो, और एक तरफ से चिमनी जो थी वो स्याह हो गई थी। मध्यम रोशनी में, यानी कि हल्की हल्की रोशनी में, अम्मा, बड़ी चची और करीमन बुआ के चेहरे बिगड़े बिगड़े लग रहे थे। अच्छा, शारिफ पूछ रहे हैं कि वो गैस वाले को क्या बोलते हैं। यार जो गैस वाला होता है ना, वो मैंने देखा है अपने जो जो मेरे बड़े कजन्स थे जब हम लोग बच्चे थे। अच्छा, जिस गांव में मैं रहता था या जिस गांव में मेरा जो है वो मेरा ब्रॉटअप हुआ, आई वॉज इन 9th क्लास जब वहां पे बिजली आई है, ठीक है। आई वॉज इन 9th क्लास, और उससे पहले ये जो लालटेने हैं, इसके ऊपर हमने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत थोड़ा अरसा। लेकिन यह है कि लालटेन का कॉन्सेप्ट, ये चीजें मुझे हैं। वो उसको उसके लिए एक बड़ा मजे का वर्ड होता था, और उसके अंदर ना वो डलता था एक जिस तरीके से जाली का ना, जाली का वो एक मिलता होता था, कैनोड उसको बोलते थे, या इस तरीके से कोई चीज होती थी, वो उसके अंदर उसके ऊपर लगाते थे, ठीक है। और फिर लगाते थे और उसमें आग लगाते थे, तो वो ऐसे करके ना फूल के ऐसे बड़ा सा बन जाता था, ठीक है, वो ऐसे गोल सा। ये जो आर्यन ने भेजी है ये लालटेन है। इसके अलावा एक और वो जो गैस पे चलने वाला होता था ना, नीचे सिलेंडर होता था और सिलेंडर के ऊपर, अभी यार मुझे उसका नाम याद आ जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। बार ये लालटेन है, और इसमें सिर्फ वो वेप होती है। वो जो गैस पे चलता है ना, उसमें एक फिलामेंट टाइप होता है, जिस तरह से बल्ब में फिलामेंट होता है ना, वो फिलामेंट होता है। और आप उसमें नीचे से आग लगाते हैं और वो फिलामेंट फूल के ऐसे एक मोटा सा ना, एक ऐसे करके एक गुच्छा सा बन जाता है, और उस पे उसकी रोशनी जो है वो लालटेन से ज्यादा होती है। ये एक बल्ब जितनी, यानी कि 100 वाट का जो बल्ब होता है उस जितनी उसमें रोशनी होती है। अब मुझे उसका नाम भूल गया, याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, तो मध्यम रोशनी में उसको अम्मा, बड़ी चची और करीमन बुआ के जो चेहरे थे वो बिगड़े बिगड़े लग रहे थे। जमील भैया भैया घर में दाखिल हुए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मैं तार कर आया हूँ छोटी चची, यानी कि मैं तार जो है ना, ये बेसिकली आप यूँ समझ लें कि एक तो आप प्रॉपर खत लिखते हैं ना, और खत के बाद जिस तरह से फैक्स फैक्स का जमाना आया ना, फैक्स का, ये लैंप, हाँ लैंप, इसको ये लैंप होता है लेकिन इसका एक प्रॉपर नाम होता है, ठीक है। इसका लैंप होता है और इसका एक प्रॉपर नाम होता है, यार वो मुझे अब नाम इसका याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, तो तार जो है ना, ये आप जो समझ लें कि जो आपका एक्सप्रेस मेल होती है ना, यानी कि वो जो जल्दी पहुंच जाती है, तो उसको तार कहा जाता था। तो वो कह रहा है कि मैं तार कर रहा हूँ छोटी चची, उन्होंने धीरे से कहा, यानी आहिस्ता से कहा। तुम इतनी देर तक बाहर ना रहा करो, शाम से घर आ जाया करो, जाने कब यहाँ भी गड़बड़ हो जाए, बड़ी चची ने कहा। तो वो कहता है कि रहना तो पड़ता है, मुसलमान डरे हुए हैं, उन्हें समझाना है कि वो यहाँ डट कर रहें कि मतलब मजबूती से रहें, और यहाँ की फजा को पुरअमन रखें। घर में बैठकर तो काम ना चलेगा। नहीं, लैंटन जो है, लैंटन तो लालटेन को ही बोलते हैं शाजिर। लैंटन जो है वो तो बेटा लालटेन को ही कहा जाता है, लालटेन को ही लैंटन बोलते हैं, ठीक है। वो जो चीज़ है ना, अभी उसका मेरे जहन में भी उसका नाम अटका हुआ है, लेकिन जैसे ही मुझे याद है कि मैं बता दूं। बहरहाल मूव अलोंग, आगे आगे की तरफ बढ़े। तो अब वो जब उसकी माँ ने उसको कहा कि भाई जल्दी आ जाया करो, देर तक बाहर ना रहा करो, तो वो कहता है कि रहना तो पड़ता है, मुसलमान जो है वो डरे हुए हैं, उन्हें समझाना है कि वो यहाँ डट कर रहे हैं, क्योंकि देखो वो कांग्रेसी है ना। तो कांग्रेस के जो लोग थे वो तो कहते थे कि भाई नहीं जाना उधर, यहीं पर रहना है, तो हम मुसलमान हैं, हम उधर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर ही रहेंगे और यहीं पर हम अपनी जो है वो एक अपनी ताकत यहीं पर बनाएंगे। तो अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि इन्हें समझाना है कि यहाँ डट कर रहे हैं और यहाँ की फिजा को पूरा मन रखें, घर में बैठकर तो काम ना चलेगा। तौबा, अब मुल्क आजाद हो गया तो ये काम शुरू हो गए। खैर मुझे क्या, तुमने तार पर पता ठीक लिखा था ना, अम्मा ने पूछा।
आप इत्मीनान रखें, पता ठीक था, पता मतलब एड्रेस। खैर से हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं, मगर अब तुम अपने घर की फिक्र करो जमील मियाँ, क्या बुरी हालत हो गई है, अपनी माँ की तरफ भी देखो। अम्मा ने हमदर्दी से बड़ी चची की तरफ देखा। कौन जा रहा है पाकिस्तान? बड़े चचा ने सहन में कदम रखते ही बौखलाकर पूछा। उन्होंने अम्मा की बातें सुन ली थी। अब यहाँ पे बड़े चचा की एंट्री होती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कौन जा रहा है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जाने की बातें कौन कर रहा है? अब वो तो कांग्रेसी हैं, वो तो पाकिस्तान जाने शाने के मैंने शारिफ ही कहा है, शाहजेब तो नहीं कहा आपको मैंने। यार तुम लोग इतने लेडीज किस्म के स्टूडेंट्स क्यों हो आप लोग? छोटी छोटी बात पे गुस्से हो जाते हो, छोटी छोटी बात पे आप जो है ना वो पर्सनल हो जाते हो। सर मेरा नाम ये नहीं है, सर अंगूर ना खाएं, सर ये ना करें, सर वो ना करें। सर जेन जी। अच्छा, वेल एनी हाउ, तो अब चचा आ गए हैं जनाब। वो कह रहे हैं कि भाई कौन जा रहा है पाकिस्तान? ठीक है, तो मैं और आलिया जाएंगे, और किसे जाना है? अम्मा ने तड़ाक से जवाब दिया। तड़ाक से जवाब दिया यानी कि फौरन जवाब दिया। तो तड़ाक से जवाब देना मतलब फौरन से जवाब देना। कोई नहीं जा सकता मेरी इजाजत के बगैर, कोई कदम नहीं निकाल सकता। किस लिए जाओगे पाकिस्तान? ये हमारा मुल्क है, हमने कुर्बानियां दी हैं, और अब हम इसे छोड़कर चले जाएं? अब तो हमारे ऐश करने का वक्त आ गया है। बड़े चचा जो थे वो सख्त जोश में थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जो कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का जो पर्सपेक्टिव था, वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेसिकली जो कांग्रेस के लोग थे वो कहते थे कि हमारी जो असल जंग है वो है अंग्रेज के साथ। ठीक है, हमने उसको यहाँ से निकालना है। और बाकी यहाँ पे हम जैसे अंग्रेजों के आने से पहले मुसलमान और हिंदू यहाँ पे हम आराम सुकून से रह रहे थे, अंग्रेजों को निकाल के वैसे ही हम आराम सुकून से यहाँ पे रहते रहेंगे। जबकि जो मुस्लिम लीग वाले थे वो ये कहते थे कि अंग्रेजों के आने से, ठीक है, अंग्रेजों के आने से यहाँ पे हालात खराब इसलिए हुए हैं क्योंकि हिंदुओं ने अंग्रेजों को हमारे खिलाफ कर दिया है। ठीक है, वो सर सैयद ने जो लिखा था रिसाला असबाब बगावत हिंद, ठीक है, द रीजंस बिहाइंड द टिरनी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने सारी यही कहानी समझाने की कोशिश की थी अंग्रेजों को कि भाई ये इन्होंने हिंदुओं ने आपको हमारे खिलाफ दिया है, वरना आप ईसाई हैं, हम मुसलमान हैं, हम तो आपस में जो है वो इल्हामी भाई हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, अब उसमें क्या था कि ये अब ये फिलॉसफी जो है ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि कांग्रेस के जो लोग थे वो कहते थे कि अंग्रेज को निकालेंगे और फिर एग्जैक्टली जिस तरह से पहले हम एक हार्मनी से रहते थे वो रहेंगे। और मुस्लिम लीग वाले जो थे वो कहते थे कि नहीं, अंग्रेज तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमने हिंदुओं से भी अलग रहना है, क्योंकि हम अलग कौम हैं, हमारे नजरियात अलग हैं, सोच अलग है, मजहब अलग है, सारी चीजें अलग है। वो पूरा जो दो कौमी नजरिया है, वो फिर आपको सारी सिचुएशन जो है वो अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो ऐश करने का वक्त आया है। वो सब जो थे वो जोश में थे। अच्छा, अब अम्मा जो है उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती है माशाल्लाह आप बड़े हकदार बन गए, ना खिलाने के ना पिलाने के। ना खिलाने मतलब वो जैसा कि हम कहते हैं ना कि आप तो भाई ना इधर है ना उधर है, आपका तो कोई इसमें लेना देना ही नहीं है। कह रहे कि अम्मा कहती है कौन सा दुख था जो जो यहाँ आकर नहीं झेला, मतलब कौन सा दुख था जो यहाँ आकर नहीं बर्दाश्त किया। झेला मतलब बर्दाश्त किया। ठीक है, अच्छा, मेरे शोहर को भी आप ही ने छीन लिया, आप ही ने उन्हें मार डाला, मेरी लड़की को यतीम कर दिया, और अब आप हक जता रहे हैं। मारे गुस्से के अम्मा की आवाज जो थी वो कांप रही। मतलब जो अम्मा है अब उनको क्या है, अब उनको सख्त गुस्सा जो है वो आ रहा है। करीमन बुआ, मेरा खाना बैठक में भिजवा दो। अब वो जो बुआ है यानी कि जो घर की मुलाजमा है, और मतलब वो जब अम्मा आगे से गुस्सा करती हैं तो वो, मर्दों की एक आदत होती है कि औरत जब गुस्सा कर रही हो तो वो आगे से फिर ना फौरन से कूल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार अब मैं आगे से गुस्सा करूंगा तो बात बढ़ जाएगी, लड़ाई बढ़ जाएगी, तो वो लेट इट गो वाली सिचुएशन। तो उन्होंने कहा कि मेरा खाना बैठक में भिजवा दो। बड़े चाचा जो हैं वो सर झुकाकर बैठक में चले। अच्छा, अब आगे देखिए, क्या आप चलने से पहले बड़े चाचा को यही बदला देना चाहती हैं? बड़े चाचा ने किसी को तबाह नहीं किया,
बड़े चचा ने किसी को दावत नहीं दी थी कि आओ और मेरा साथ दो। आप अच्छी तरह सुन लें कि मुझे बड़े चचा से उतनी ही मोहब्बत है जितनी अब्बा से थी। अब ये कौन कह रहा है? ये आलिया कह रही है। मतलब अपनी माँ को कह रही है कि देखें, आप जो अब्बा की डेथ है उसका जो इल्ज़ाम है वो आप चचा पे मत डालें, इसमें चचा का कोई कसूर नहीं है। और चचा जो हैं, मुझे अपने चचा से उतनी ही मोहब्बत है जितनी मुझे अपने अब्बा से थी। मतलब जब वो चचा और अम्मा के दरमियान जब हॉट टॉक हुई तो आलिया ने खाना छोड़ दिया और वो हाथ धोकर बैठक में चली गई। वो गई होगी चचा के पीछे ताकि चचा को वो थोड़ा मनाए, समझाए। अम्मा क्या कहती रह गई, उसने जरा भी ना सुना। तो अब वो जब चचा के पास गई तो चचा ने कहा कि क्या तुम सचमुच जा रही हो बेटी? तो हाँ, आलिया ने जवाब दिया, हाँ बड़े चचा, अम्मा जो तैयार हैं। तो साथ ही उसने ये कहा कि बड़े चचा, मैं तो अम्मा का वाहिद सहारा हूँ, मैं उन्हें किस तरह छोड़ दूँ? वो जरूर जाएंगी, मगर आपको नहीं मालूम कि ये घर छोड़कर मैं किस तरह तड़पूंगी। आप तो अब ये दरमियान में जो है ना, ये दरहकीकत अलामत वक्फा है कि जब आप यू नो, और मोस्टली जो राइटर्स हैं ना, वो अपने अपनी तहरीर के अंदर एक ड्रामाई अंदाज पैदा करने के लिए इस तरीके के जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, रमूज औकाफ हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप तो बीच में गैप्स एंड पॉजेस क्रिएट किए जाते होते हैं ताकि उससे एक ड्रामाई अंदाज, एक ड्रामेटिक इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो। वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर सिसकने लगे। अब सिसकना क्या होता है? जब आप हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा रो रहे होते हैं, इस तरीके से जब आप कर रहे होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिसकियां लेना या सिसकने लगना। अच्छा, छोटी दुल्हन। अब छोटी दुल्हन से कौन मुराद है? आलिया की अम्मा। छोटी दुल्हन को मुझसे सख्त नफरत है। ठीक है, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ भी ना किया, मगर अब वक्त आया था कि इस घर में पहली सी शादमानी लौट आती, शादमानी लौट आती, पहली सी खुशी लौट आती। मुझे बड़ी बड़ी अच्छी मुलाजमत दी जा रही है, फिर दुकानों को चलाने के लिए 10-15 हज़ार की इमदाद भी मिलने की तवक्को है, यानी तवक्को, उम्मीद है। मैं छोटी दुल्हन की सब शिकायतें रफा कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बेटा आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग की जो किताब है ये दर हकीकत कुछ अकल से अंधे लोगों ने चूंकि इसको बनाया है किताब को, तो इसके अंदर हम इसके ऊपर हर सबक के अंदर जो है वो डिस्कशन करते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इमला की गलती है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बेटा बता दूं कि जो दुल्हन का लफ्ज़ है वो इस तरीके से लिखा जाता होता है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ये वाली जो 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 है ना, ये, इसको हम लोग चश्मी है बोलते हैं, चश्मी। ये वाली जो है होती है, तो ये यहाँ पर नहीं होती। मतलब दुल्हन जो है वो चश्मी है के साथ नहीं लिखी जाती होती, क्योंकि ये वाली जो है ना, ये हमेशा आती है, यानी कि बे के साथ, पे के साथ, ते के साथ, टे के साथ, काफ के साथ, जब दोनों मिलकर एक ही लफ्ज बना रहे थे। जैसे ना, जैसे हम कहते हैं ना, लेट सपोज अगर मैंने एक लफ्ज लिखना है, जैसे लड़क जाना, लड़खड़ाना। अब लड़खड़ाना, तो अब इसमें रे और हे जो है ये मिलकर एक ही आवाज बना। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आपने पेपर में जो दुल्हन के स्पेलिंग्स हैं वो ये वाला लिखने हैं, ठीक है? क्योंकि वहां पे जो एग्जामिनर होगा वो ये नहीं देखेगा कि किताब के अंदर क्या लिखा हुआ था। ये भी एक बड़ा बड़ा लैंग्वेज के अंदर एक प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो वापस हम चलते हैं सबक की तरफ। तो वो कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं कि जी मुझे कुछ पैसे वगैरह मिलने हैं तो अब हालात का हमारे काफी बेहतर हो जाते। तो उन्होंने आलिया को प्यार से थपका और साथ ही उन्होंने कहा कि क्या घर में तेल खत्म हो गया है? लालटेन की रोशनी मध्यम होती जा रही है, मध्यम होती जा रही है, आहिस्ता होती जा रही है। अब इंशाल्लाह थोड़े दिनों में कनेक्शन बहाल करवा लूंगा। और अब तो, अब तुम एमए कॉलेज में, एमए में, सॉरी, अब तुम एमए में दाखिला क्यों ना ले लो? मेरा ख्याल है कि तुमको अगले साल जरूर दाखिल करवाऊँ। अब वो क्या कर रहे हैं, दर हकीकत वो चचा जो हैं वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिससे वो किसी तरीके से आलिया को
इस बात पे राजी कर लें कि वो पाकिस्तान की तरफ ना जाए। आलिया का कलेजा कट रहा था। अब कलेजा लिवर को बोलते हैं, ठीक है, लिवर जो होता है ना उसको कलेजा कहा जाता है। यानी आलिया का कलेजा कट रहा था। कलेजा कटना ये एक मुहावरा है। ऐसा नहीं है कि उसका जो लिवर है वो वाकई को काट रहा था, आलिया का कलेजा कट रहा था। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना मेरा कलेजा कट रहा है, क्या मतलब कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब आप किसी चीज की वजह से सख्त तकलीफ में होते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में हम इस तरह का एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आलिया का कलेजा कट रहा था। आंसू पूंछ कर, यानी आंसू साफ कर कर वो खामोश बैठी रही। जी ही जी में घुट रही थी। घुट रही थी, जी ही जी में अपने अंदर, अंदर ही अंदर वो घुट रही थी, मतलब कि सख्त तकलीफ में थी। मगर एक लफ्ज भी ना बोल सकी। मतलब वो अब वो ना एक एक बड़ी एक अजीबो गरीब किस्म की कैफियत में है आलिया। वो ये वाला घर भी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन अगर उसकी माँ चली जाएगी तो माँ के अलावा उसका यहाँ पर ऐसा कोई है भी नहीं। तो वो कहने लगी, खुदा आपको सुख दे बड़े चाचा। खुदा आपके सारे सुहाने ख्वाब, सारे अच्छे ख्वाब पूरे करे। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी। वो बड़े चाचा से किस तरह कहती कि वो यहाँ से खुद भाग जाना चाहती है। अच्छा, इतनी देर में इसरार मियाँ बैठक में दाखिल होने के लिए पट खोल रहे थे। पट बोलते हैं दरवाजे का जो एक हिस्सा होता है। दरवाजे के ना दो पार्ट होते हैं। जो मेन दरवाजा होता है ना, वैसे आजकल तो घरों में हम सिंगल पट वाले दरवाजे भी लगाते हैं ना, जिसका सिर्फ एक ही हिस्सा होता है दरवाजे का। लेकिन वो जो दरवाजे होते हैं ना जिनके दो हिस्से होते हैं, तो वो उनको ना दोनों हिस्सों को दो पट कहते हैं। इन दरवाजे का जो एक हिस्सा होता है उसको एक पट बोलते हैं। तो इसरार मियाँ जो थे वो बैठक में दाखिल होने के लिए पट खोल रहे थे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बेटा बता दूं कि जहां पे आपको जिस बच्चे को जिस लफ्ज की समझ ना आए, तो आप अपना माइक जो है वो ओपन करके तो आप मुझसे पूछ लिया करें कि सर इस लफ्ज का क्या मतलब है। वरना मैं इसी तरीके से आपको पढ़ता जाऊंगा, और जो जो लफ्ज बीच में मुश्किल होंगे उनका मैं आपको जो मीनिंग होगा वो मैं बताता जाऊंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा लफ्ज हो जिसका मीनिंग आपको ना आता हो, तो आप जो है वो अपना माइक ऑन करके तो आप मुझसे उस लफ्ज का मीनिंग जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अम्मा और बड़ी चची जाने क्या बातें कर रही थी। जमील भैया अब तक कुर्सी पर बैठे उंगलियां मरोड़ रहे थे। मतलब वो अपनी उंगलियां जो थी वो जैसे ना उंगलियां पकड़ के आप ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है, उंगलियां उंगलियां मरोड़ रहे थे, मतलब अपनी उंगलियों को वो दबा रहे थे। वो एक लम्हे तक आंगन में यानी सहन में खड़ी रही और फिर ऊपर चली गई। शबनम से भीगी हुई रात। शबनम बोलते हैं ड्यू ड्रॉप्स को, ठीक है। अब देखिए शबनम का जो लफ्ज है ना, शबनम, इसको जरा आप इसके ऊपर गौर करें। शबनम का लफ्ज, अगर आप इस लफ्ज के ऊपर गौर करें तो इसके अंदर ही आपको इसका मतलब समझ आ जाता है। शब बोलते हैं रात को, नम बोलते हैं नमी को। शब नम यानी कि रात से, रात के आने से जो नमी फैलती है उसको शबनम कहा जाता है। ये कितना प्यारा लफ्ज है, शबनम। शब रात, नम मतलब नमी, ठीक है। तो अब उर्दू इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ड्यू ड्रॉप्स। शबनम से भीगी हुई रात बड़ी रोशन हो रही थी। चांद जैसे वस्त आसमान पर यानी कि आधे आसमान पर, सॉरी वस्त आसमान पर यानी कि आसमान के दरमियान में। चांद जैसे वस्त आसमान पर चमक रहा था, और रोज की तरह आज भी करीब की किसी छत पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बज रहे थे। अब पुराने जमाने में ना ग्रामोफोन होते थे जिसके अंदर ना एक बड़ी सी जिस तरीके से सीडी की कैसेट होती है ना, या सीडी की डिस्क होती है, तो वो उस पे रखते थे और फिर उससे जो है ना वो डिफरेंट तरह के म्यूजिक म्यूजिक जो था वो बजता होता था। आप में से किसी ने ग्रामोफोन देखा है? ग्रामोफोन देखा हुआ है आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो लेट्स सी द ग्रामोफोन। अच्छा, मुझे खुद भी बड़ा शौक है ग्रामोफोन का, और मैंने बहुत ढूंढा भी है, लेकिन मुझे ना अ, अच्छी हालत में और अफोर्डेबल प्राइस पे मिला नहीं है कोई।
या तो बहुत महंगे होते हैं जो मैं खरीद नहीं सकता होता, या फिर बहुत ही थक्कड़ क्वालिटी के होते हैं। तो अगर कभी मुझे कहीं से अच्छा मिल गया तो मैं इसको खरीदूंगा जरूर। तो ये बेटा इस तरीके का होता है ग्रामोफोन। ठीक है। और इसके ऊपर ना, ये इसके साथ इसकी एक नॉब होती है। इसको यहाँ पे लगाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, डिस्क रखते हैं और फिर उसके बाद इसको बजाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके म्यूजिक जो है वो बजता है। पूरी कैसेट चल रही होती है और इसमें से आवाज निकलती है। ठीक है। देख लिया सबने भाई? जी सर। आप इसमें यस सर। यार, ये 99,000 का है। अब मैं कैसे कैसे खरीदूं यार? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अच्छा। वेल 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 एनी हाउ। अच्छा। अब क्या हुआ? ग्रामोफोन रिकॉर्ड बज रहे थे, यानी कि ग्रामोफोन के डिफरेंट जो उस पे जो म्यूजिक था वो बज रहा था। हाँ बिल्कुल, मिस्टर बीन कार्टून्स में भी ये बज रहा होता है। ड्यू ड्रॉप्स और ह्यूमिडिटी में क्या फर्क है? ह्यूमिडिटी तो हब्स को बोलते हैं ना, आरएच। ह्यूमिडिटी जो है वो तो जब हवा की जो रफ्तार है ना, हवा की रफ्तार, वो जब कम होती है, हवा जब नहीं चल रही होती, तो उससे ना एक हब्स की सिचुएशन बनती है, जिसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ओके सर। अच्छा। अब कौन, मतलब वो जो गाने चल रहे थे ना, उसमें से एक यहाँ पे बताया गया कि ये वाला, इस तरीके के गाने चल रहे थे। तेरी गठड़ी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। ठीक है। तो ये कोई पुराना गाना होगा, उस टाइम पे बज रहा होगा। राइट। वो आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगी। टहलना होता है जो, वो जो ब्रिस्क वॉक नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता आप चल रहे होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगी। कैसी अजीब सी हालत हो रही थी, जैसे सोचने समझने की सारी सलाहियत किसी ने छीन ली हो। क्या ये मैं हूं? उसने अपने आप से पूछा, और फिर अपनी आवाज सुनकर हैरान रह गई। हद है दीवानगी की, वो किससे पूछ रही थी? टहलते टहलते वो एक बार मुड़ी तो जमील भैया बुत की तरह बेहिस्सो हरकत, बेहिस्सो हरकत, बगैर किसी हरकत के, बेहिस्सो हरकत खड़े थे। वो और तेजी से टहलने लगी। अब ये क्या कहने आए हैं? उन्होंने अपना वादा भुला दिया? अच्छा। तो वो दिल ही दिल में ना, वो मतलब ये सोच रही है। अच्छा, क्या सचमुच तुमने जाने का फैसला कर लिया है? उन्होंने धीरे से पूछा। धीरे से पूछा, उन्होंने आहिस्ता से पूछा। हाँ, उसने टहलते हुए जवाब दिया। तुम यहां से जाकर गलती करोगी। तुमने एक बार कहा था ना कि दूर रहकर यादें बहुत अजियतनाक हो जाती हैं। अजियतनाक हो जाती हैं, तकलीफ दे हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कि तुम वहां खुश ना रहोगी। अब वो दोनों कजन्स के दरमियान आपस में बातचीत होगी। तो वो कहती है कि मैं हर जगह खुश रहूंगी, मगर आपने तो वादा किया था कि आप मुझसे कभी कुछ ना कहेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? वो कहती है कुछ नहीं। तुम मेरी मकरूज हो। याद रखना कि तुमको ये कर्ज चुकाना होगा। वो जाने के लिए मुड़े। मकरूज, मकरूज का मतलब कि तुमने मेरा कर्ज देना है। और ये एक तो होता है ना कि पैसों वाला कर्ज, और जब कोई आदमी आपके ऊपर कोई एहसान करता है, तो उस मतलब, लेट्स सपोज आप मेरे साथ कोई बहुत कोई अच्छा काम करते हैं, तो मैं आपको आगे से कहूंगा कि यार मैं आपका सारी जिंदगी मकरूज रहूंगा। कि ये ऐसे ही है कि आप मेरे ने मेरे साथ जो अच्छाई की है, ये ऐसे है कि जैसे आपने मुझे मुझे कर्जा दिया। क्योंकि जो एहसान होता है ना, वो भी एक एक तरह से अमानत होती है। आपके साथ कोई अच्छा करता है, तो आपने भी इन रिटर्न ये कोशिश करनी होती है कि आप उसके साथ कुछ अच्छा करें। अब वो कह रहा है कि, जमील कह रहा है कि तुम मेरी मकरूज रहो, मकरूज हो। जैसे वो ना, कोई वादा, कोई आदमी आपसे वादा कर लेता है, तो फिर आपको, आप कहते हैं कि आपने मेरे साथ वादा किया है, तो अब आपने, आपको ये वादा हमेशा निभाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब वो उसको थोड़ा सा ना, यस इन डेट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आरएच, इन डेट। अच्छा। तो मेरी मकरूज हो, याद रखना कि तुमको ये कर्ज चुकाना होगा, यानी कर्ज अदा करना होगा। वो जाने के लिए मुड़े और वो कहते हैं कि तुम खुश रहोगी ना? वो चुप रही। जमील भैया थोड़ी देर खड़े रहे और फिर चले गए। और उसने महसूस किया कि उस वक्त वो सब कुछ खो बैठ। अच्छा। बड़ी देर तक यूं ही टहलने के बाद जब वो थक गई, तो छिम्मी को खत लिखने बैठ गई। अब छिम्मी कौन है, ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा।
तो छिमी को वो खत लिखने बैठ गई, यानी कि छिमी यहाँ पे एक नया किरदार जो है वो आपके सामने इंट्रोड्यूस हो गया। उसे यहाँ से जाने की इत्तला देनी थी। मतलब वो अपनी सहेली को खत लिख रही है और उसको ये बताना चाहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये रात पहाड़ों का बोझ उठाए हुए है, कोई उसे गुजार दे, कोई सुबह होने का पैगाम सुना दे। उसे सुबह होने का इंतजार था। सुबह वह चली जाएगी और इस कर्ब से, यानी कि इस तकलीफ से निजात हासिल कर लेगी। अब उसके लिए वो रात जो है ना, वो बड़ी मुश्किल रात थी, क्योंकि अगले दिन उसने यूपी से पाकिस्तान का सफर करना था। सब बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर भी कैसा सन्नाटा, सन्नाटा, खामोशी, कैसा सन्नाटा छाया हुआ है। चांद की कौन सी तारीख है, अब तक चांद नहीं निकला। छालिया काटते काटते आलिया ने सबकी तरफ देखा। जमील भैया सबकी बातों से बेनियाज, यानी सबकी बातों से बिल्कुल बेफिक्र अपनी कुर्सी पर बैठे एक शेर गुनगुना रहे थे। कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कर्ब का मतलब है तकलीफ। शारिफ, बेटा कर्ब का मतलब है तकलीफ, ठीक है, कर्ब। ओके इसलिए सर। करबला जो है ना, करबला का लफ्ज, कर्बो बला, बला मुसीबत को बोलते हैं, कर्ब तकलीफ को बोलते हैं। छालिया का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि छालिया जो है ना, ये दर हकीकत एक प्लांट होता है जिसके पत्ते जो हैं उनको काट के और उससे ना फिर ये पान जो होता है वो बनता है, और पान के अंदर जो डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं उसमें से एक इंग्रेडिएंट होता है, इसको छालिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अरीशा को पता नहीं क्यों बातें समझ नहीं आती, ये भूल जाती है, इसकी याददाश्त, मुझे लगता है मुझे यहाँ से ना बादामों का एक वो बहुत बड़ा सा डब्बा जो है वो भिजवाना पड़ेगा। हम्म। ऐसे ही है। कहते हैं इंसान को अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। ऐसे ही है, क्यों भाई? अच्छा, अब जमील भैया जो हैं वो बैठे हुए ये शेर गुनगुना रहे हैं। गुनगुना रहे हैं मतलब कि गाने वाले अंदाज में वो शेर पढ़ रहे थे। मुझे और जिंदगी दे कि है दास्तां अधूरी, मेरी मौत से ना होगी मेरे गम की तर्जुमानी। मतलब ये वाला शेर के मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब किसी शायर का शेर होगा ना कि मुझे और जिंदगी दे, यह है दास्तां अधूरी। मतलब शायर ये कह रहा है कि मेरी जो कहानी है वो अभी पूरी नहीं हुई, तो अल्लाह ताला से वो ये दरख्वास्त कर रहा है कि मुझे मजीद जिंदगी चाहिए, क्योंकि मेरे मरने से मेरा जो गम है उसकी तर्जुमानी नहीं हो सकेगी। मेरा गम जो है वो पूरे तरीके से बयान नहीं हो सकेगा। जमील भैया आज सारा दिन बाहर नहीं निकले थे। आज उनको फुर्सत ही फुर्सत थी, जैसे सारे काम खत्म हो गए थे और अब उन्हें कुछ भी नहीं करना है। अब इस चैप्टर से, इस सबक से हमने क्या नतीजा निकाला? इस सबक से हमने कोई नतीजा नहीं निकाला, ठीक है, बट अब पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो चलते हैं जनाब ग्रामर की तरफ। एंड ग्रामर में जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको जरा तवज्जो से देखिएगा। मे बी दे वांटेड टू मेक स्टूडेंट्स क्यूरियस एंड मेक देम वांट टू रीड द नॉवेल, बट नो। फैसल, is this a criticism on my understanding? देखो, क्यूरियोसिटी जो होती है ना, उसको क्रिएट करने का भी तो बेटा एक तरीका होता है ना। क्यूरियोसिटी जो है वो इस तरह नहीं क्रिएट की जाती होती। क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का तरीका ये होता है, मैं आपको बताता हूँ कि क्यूरियोसिटी जो है वो एकेडमिक जो कैनवस होता है, या जो एकेडमिक मीडियम है, उसके थ्रू क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट होती है। हमारे टाइम पे ना 11th ग्रेड में एक स्टोरी होती थी, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, अब सॉरी अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और वो स्टोरी थी, एक फ्रेंच राइटर हैं, गेदे मोपासा उनका नाम है, उनकी वो स्टोरी थी। यू वॉन्ट बिलीव इट कि व्हेन वी वर टॉट दैट स्टोरी, ठीक है, हमारे जो टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, की डेथ होगी, एफसी कॉलेज लाहौर से मैंने पढ़ा है। तो ही वॉज ऑस्ट्रेलियन,
हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे, ही वाज बॉर्न ऑस्ट्रेलियन, मतलब मुस्लिम थे, बट ही वाज ऑस्ट्रेलियन, और वो वहीं पर ही वो पैदा हुए, वहीं पर ही वो पढ़े, और ऑस्ट्रेलियन नेशनल थे वो हमें पढ़ाया करते होते थे इंग्लिश फर्स्ट ईयर में। और यू वॉन्ट बिलीव इट कि लिटरली उनको जो बुक के अंदर जो स्टोरीज थी ना, हमारे टाइम पे जो इंग्लिश की बुक होती थी, अभी रिसेंटली अभी भी वो पंजाब के अंदर वही वाली बुक मौजूद है, उनको वो स्टोरीज जो थी वो उनको जबानी याद थी। कैन यू इमेजिन कि टीचर क्लास में आया है और उसने चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया, उसके पास कोई बुक नहीं है और वो आपको स्टोरी पढ़ा रहा है, आपके सामने बुक्स ओपन है, लेकिन आप किताबों की तरफ देखने की बजाय, ठीक है, किताबें आपके सामने खुली हुई हैं, टीचर के पास किताब नहीं है, और वो क्लास में खड़ा होके आपको वो चैप्टर पढ़ा रहा है बगैर किताब खोले। लिटरली हमारे सामने किताबें ओपन होती थी और हम किताब की तरफ देखने की बजाय अपने प्रोफेसर की तरफ देख रहे होते थे। अच्छा, उन्होंने जब हमें अ पीस ऑफ स्ट्रिंग पढ़ाई, तो उसके बाद हमारी क्लास के बहुत सारे बच्चे जो थे वो उसी दिन लाइब्रेरी में गए और उन्होंने लाइब्रेरी में जाके देखा कि हमें गेदे मुपासा की कुछ और स्टोरीज जो हैं वो यहाँ से मिल जाएं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 एंड 8, जब इंटरनेट और ये सारी चीजें जो थी वो उस तरीके से अवेलेबल नहीं हुआ करती होती थी। ठीक है, तो ये होता है क्यूरियोसिटी को क्रिएट करने का तरीका, कि आप जो है वो ऐसी स्टोरी सेलेक्ट करें जिससे पढ़ने वाले के दिल में उस ऑथर की का मजीद काम जो है वो पढ़ने की आपके अंदर जो है वो तलब पैदा हो। ये नहीं कि आप इतने बुरे तरीके से एक नॉवेल का वो वाला पार्ट आप डालें कि जिससे आपका इंटरेस्ट पैदा होने की बजाय मजीद ही डेड हो जाए। यू गॉट माई पॉइंट फैसल? ठीक है, तो ये कुछ बड़े टेक्निकल किस्म के प्रॉब्लम्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, पर्टिकुलरली एकेडमिक्स को लेके। बुक्स नहीं बनाई जा रही मज़े की, उस तरीके से काम नहीं हो रहा जिस तरीके से हमें अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम करना चाहिए। बहरहाल ग्रामर की तरफ मूव करते हैं, और ग्रामर में हमारे पास हैं जी हरूफ की अकसाम। और पहली जो टाइप है वो है हरूफ इजाफत। ठीक है, हरूफ इजाफत। और हरूफ इजाफत जो है ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपकी वो प्रपोजिशंस होती हैं ना, और जो पोजेशन वाली प्रपोजिशंस होती हैं, ऐसे हरूफ जो एक इसम का दूसरे इसम के साथ ताल्लुक जाहिर करें, जैसे का, के, की, जैसे अली का घर, उमर की किताब, फातिमा के भाई, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं हरूफ इजाफत जो है उनको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उर्दू ज़रा ओपन कर लूँ ताकि मैं जब इसको इसमें लिखूँ तो मैं आपको सारी चीज़ समझा सकूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली की किताब, अली की किताब। अच्छा, अब इसमें जो अली है, अली ये है मुजाफ इलैह। अली को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? मुजाफ इलैह, यानी कि जिसकी तरफ इजाफत की जा रही। और किताब क्या है? किताब इसमें है मुजाफ। किताब क्या है? मुजाफ। और जो की है ये क्या है? हरफे इजाफत। समझ आई है? क्यों भाई? सर आ गई। यस सर। तो अब आपको, और ये जो पूरा मुरक्कब बना, इस मुरक्कब को हम क्या कहेंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को मुरक्कब ताम। मुरक्कब इजाफी। ये मुरक्कब ताम नहीं है। मुरक्कब ताम कहा जाता है जुमले को। मुरक्कब ताम जो है ना, वो एक जिस तरह प्रॉपर सेंटेंस होता है ना, उसको मुरक्कब ताम कहा जाता है। ये मुरक्कब इजाफी है जो कि मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है। ठीक है, मुरक्कब नाकिस जो है ना, उसके अंदर फिर मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, ये सारे उसमें आते हैं।
मुरक्कब अत्फी वगैरह वगैरह ये सारे उसमें आते हैं। तो ये मुरक्कब इजाफी है। ठीक हो गया। उसके बाद है हुरूफ इस्तिफहाम, यानी ऐसे हुरूफ जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे क्या, कौन, क्यों, कितने, कहाँ वगैरह वगैरह। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन हो आप, क्यों आए हो यहाँ पर। ठीक है। तो ये सवाल पूछने के लिए जितने भी, जिस तरह से आपके वो नहीं होते इंग्लिश के अंदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, तो उर्दू में इनको कहा जाता है हुरूफे इस्तिफहाम। ठीक है, इस्तिफहाम। फिर उसके बाद है हुरूफे बयान, ऐसे हरूफ जो किसी चीज की वजाहत के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो हरूफ बयान बयान जो है ना, ये दर हकीकत जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउंस, बल्कि इंग्लिश की क्लास में कल ही हम कहीं डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था वो जो दैट, ठीक है, दैट वाला जो वर्ड था। तो हरूफ बयान ऐसे हरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाए। जैसे उस्ताद ने कहा कि सब खड़े हो जाएं। अब इसमें जो के है, ये क्या है, ये हरफ बयान है। मतलब उस्ताद ने क्या कहा, उस्ताद ने कहा कि सब खड़े हो जाओ, लेकिन उस सब खड़े हो जाओ की वजाहत के लिए आपने के का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये क्या है, ये हरफ बयान है। अच्छा, उसके बाद होते हैं हरूफ जार। ठीक है, हरूफ जार। अब हरूफ जार क्या करते हैं, हरूफ जार में और हरूफ इजाफत में ये एक बुनियादी फर्क होता है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। काम दोनों का एक जैसा होता है, हरूफ इजाफत का और हरूफ जार का जो काम है वो एक जैसा है। फर्क क्या है कि जो हरूफ इजाफत होते हैं ये एक इस्म को, यानी एक नाउन को दूसरे इस्म के साथ, एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ मिलाते हैं। बेरस जो हरूफ जार होते हैं ये वो हरूफ होते हैं जो किसी इस्म को फेल से मिलाते हैं, यानी नाउन को वर्ब से मिलाते हैं। जैसे किताब मेज पर रख दो, किताब मेज पर रख दो। अब इसमें पर जो है ये क्या है, ये हरफ जार है। ठीक है। इसी तरीके से जब आप कहते हैं कि मैं यहां से वहां तक जाऊंगा, ठीक है, तो ये तमाम के तमाम जो होते हैं ना, अ, मेरा घर कराची में है, मैं कमरे में मौजूद हूँ। ठीक है। वो छत के ऊपर खड़ा है। तो पर, ऊपर, यानी जो आपकी प्योर प्रेपोजिशनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ठीक है, या आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेपोजिशंस होती हैं, प्रेपोजिशंस का भी तो यही काम होता है ना, कि जो किसी भी नाउन की जो पोजीशन है विद रेफरेंस टू द वर्ब, वो वो आपको क्लियर करती है प्रेपोजिशन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ, जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिखी हुई है, किताब को, किताब किताब पर रख दो। आसान सा यहाँ पे हम एक जुमला लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पानी को, पानी को गिलास में डाल दो, पानी को गिलास में डाल दो। तो अब इसमें से हरफ जार कौन सा है? में। में। अब इसमें में जो है ये क्या है, में, हुरूफ जार। में इसमें है हरफ जार। ठीक है, में इसमें क्या है, हरफ जार। ठीक है। अच्छा, और ये किसके किसके साथ आ रहा है, गिलास के साथ आ रहा है। जी सर। तो गिलास जो है ना, इसमें गिलास ये है इसमें मजरूर, इसको क्या बोलते हैं, इसमें मजरूर, इसमें मजरूह। इसमें मजरूर, इसमें मजरूर। मजरूर। ठीक है, इसमें मजरूर। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में? हम्म
जो इसमें मजरूर होता है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता होता है? हाँ जी, कौन बताएगा? जरा अंदाजा लगाएं। सर ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। और इंग्लिश के अंदर क्या होती हैं? इंग्लिश के अंदर होती हैं प्रीपोजिशंस। इंग्लिश के अंदर क्या होती हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस। और उर्दू के अंदर क्या होती हैं? पुराने बच्चों में से कोई बताए। 10th में मैंने बताया होगा कहीं ना कहीं आपको। क्यों भाई, ओल्ड स्टूडेंट्स? इंग्लिश में होती हैं प्रीपोजिशंस और उर्दू के अंदर होती हैं पोस्ट पोजिशंस। प्रीपोजिशन का क्या मतलब है? पोजीशन से पहले। यही मतलब है ना, प्री का मतलब होता है पहले, और पोस्ट का क्या मतलब होता है बाद में। यानी कि जब मैं इंग्लिश में कहता हूं, कोई एक वर्ड बताएं, कोई ऐसा सेंटेंस बताएं जिसमें प्रीपोजिशन आ रही हो। जैसे अली इज इन द रूम। अब मुझे बताएं कि पोजीशन क्या है, अली की पोजीशन क्या है। या मैं आपसे पूछूं कि अली की लोकेशन क्या है, रूम है ना? क्यों भाई? तो उसकी पोजीशन की तरफ इंडिकेट करने वाला जो वर्ड है, वो पोजीशन से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है? पहले आ रहा। पहले आ रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। और अगर यही वाला जो स्ट्रक्चर है, ये अगर मैं उर्दू में लिखता हूं, तो उर्दू में मैं क्या लिखूंगा? अली कमरे में अली है। कमरे में है। अली, अली कमरे में है। अली कमरे में ये है। बाद में आ रहा है। अब इसमें देखें ना कि जो वर्ड पोजीशन को शो कर रहा है, वो पोजीशन से पहले आ रहा है या पोजीशन के बाद में? बाद में आ रहा बाद में। तो इसलिए बेटा, इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशंस होती हैं और उर्दू के अंदर क्या होती हैं? है। पोस्ट पोजीशन। पोस्ट पोजीशन। अब ये आपको ग्रामर का कोई भी उस्ताद आपको ये चीज नहीं बताएगा। ठीक है? आप यूनिवर्सिटीज तक चले जाएंगे और आपको ये चीज जो है वो ग्रामर का कोई भी उस्ताद नहीं बताएगा कि यही चीज उर्दू में कैसे होती है और वही चीज इंग्लिश में कैसे होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं आपको जब उर्दू की ग्रामर पढ़ा रहा होता हूँ, तो उर्दू की ग्रामर के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश की ग्रामर के रेफरेंसेस भी देता जाता हूँ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पक्के हो जाएं। क्योंकि जब आप चीजों को कंपैरिजन में देखते हैं ना, तो फिर आपको चीजें अच्छे से याद रहती। ठीक है? अब आपको इसमें मजरूर का और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट, प्री पोजिशन, पोस्ट पोजिशन, ये आपको सारी जिंदगी याद रहे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हुरूफ की जो किस्म है, वो है हुरूफ शर्त। वो हुरूफ जो किसी शर्त के लिए इस्तेमाल हो। जैसे अगर मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी। तो अगर, अगरचे, जब, जब तक, ता वक्ते के। ठीक है? ता वक्ते के, ता वक्ते के, जिस वक्त तक। ता वक्ते के का क्या मतलब है? क्या मतलब है ता है। जिस वक्ते वक्त के? तक। हाँ, ता until। वक्ते के, यानी कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ता वक्ते के तुम मेरे घर आओ। ठीक है? ता वक्ते के तुम मेरे घर आओ, मैं तैयार हो जाऊंगा। यानी कि जिस वक्त तक तुम मेरे घर आओगे, तब तक मैं क्या हो जाऊंगा? तैयार हो जाऊंगा। इसी तरीके से जो ही, जी जी एग्जैक्टली फसीहा, ये कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जो ही, जो ही आप मेरे घर पहुंचेंगे, मैं आपको पिक कर लूंगा। तो ये जो तमाम हरूफ है ना, ये हरूफ शर्त हैं। शर्तिया जुमलों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। यस अब्दुलरहमान, अनटिल के मीनिंग में यूज होता है। उसके बाद है हरूफ निदा। किसी को पुकारने या आवाज देने देने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? ऐसे हरूफ को क्या कहा जाता है? हरूफ निदा कहा जाता है। हरूफ निदा। और इंग्लिश में हरूफ निदा को क्या कहते हैं?
कल ही शायद मैंने आपको बताया था। क्या कहते हैं भाई हुरूफ निदा को? इंटरजेक्शन। वोकेटिव्स कल ही तो बताया था, नहीं बताया था कल? सर बताया। बताया था। तुम लोग कितने, सर वो कल तुम लोग का साबुन इतना स्लो है कि तुम लोग को कुछ चीजें याद नहीं रहती। हम्म। सब नल्ले इकट्ठे हो गए हैं। ऐसे ही है। हम्म। नो सर। अच्छा। सर तो वैसे आप जल्दी वापस आ गए। क्या चीज? आप गांव से जल्दी वापस आ गए। क्यों? हाँ मुझे था थोड़ा सा वहाँ टाइम स्पेंड करते। यार मैं अभी लाहौर में फंसा हुआ हूँ, अल्लाह के बंदे। मैं अभी वापस नहीं आया। यहाँ पे ना लग गई है दफा 144, मोटरवे बंद है। अभी मैं यहाँ, मेरा मेरा इरादा था कि आज मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जा सका। सही सर। अभी मैं लाहौर में फंसा हूँ। अच्छा। उसके बाद है जी हुरूफ तासुफ। तासुफ का लफ्ज निकला है अफसोस से। ये हरूफ गम या अफसोस के इजहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अफसोस, हैफ, वाय, हाय, उफ, है। तो ये तमाम हरूफ जो हैं ये हरूफ तासुफ हैं। अगरचे मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न उर्दू के अंदर ये वाले जो हरूफ हैं ये इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है। बहरहाल जो है वो आपको इनका पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है हरूफ तशबीह। इनका तो आपको पता ही होगा ना, आपने मैट्रिक के अंदर भी तशबीह और इस्तिआरा ये सारे पढ़े होंगे। तो ये हरूफ एक शय को किसी दूसरी शय के की तरह बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मानंद, मिसल, तरह, सा, जैसा, भी, ऐन ही। ये लफ्ज इसको कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं इसको? बी एन ही। भी, ऐन ही। और अक्सर बच्चे इसको कैसे पढ़ते हैं? बईना। कौन इसको बईना पढ़ता है? बेना बेना। हाँ, ये बेना या बईना नहीं है, ये है बी, ऐन ही। ठीक है। अब तो इसको गलत नहीं पढ़ोगे ना? यस सर। हाँ। तुम लोगों की उर्दू जो है ना वो इतनी शहीद होती है ना। कुछ बच्चे जो हैं वो किताबचा को क्या पढ़ रहे होते हैं? हम्म। कुत्ता बच्चा। हाँ। वो है ना, मैंने बाजार से एक किताबचा खरीदा। तो बच्चे उसको पढ़ रहे होते हैं, मैंने बाजार से एक कुत्ता बच्चा खरीदा। ठीक है। तो किताबचे को आप लोग जो है वो कुत्ता बच्चा पढ़ रहे होते हो। बयाने ही को आप जो है ना वो बहीना पढ़ रहे होते हो। तशबीह को आप लोग तशबिया पढ़ रहे होते हो। ये तशबिया नहीं होता, ये तशबीह होता है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद है हुरूफ तहसीन, और इनको हुरूफ इम्बसात भी कहा जाता है। हुरूफ तहसीन या हुरूफ इम्बसात, किसी की तारीफ या खुशी के लिए, के इजहार के लिए बोले जाने वाले जो हुरूफ हैं उनको हुरूफ तहसीन या हुरूफ इम्बसात कहते हैं। अब ये जो है ना हुरूफ तासुफ और हुरूफ तहसीन, और इसी तरीके से आगे हुरूफ नफरैन, ये तमाम जो है ये इंटरजेक्शंस हैं। ये इंटरजेक्शंस हैं। आप देखें ना, सुबहान अल्लाह, शाबाश, बहुत खूब, वाह वाह, मरहबा, क्या बात है, ठीक है, आहा, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये हुरूफ तहसीन है। ठीक है। हुरूफ तहसीन। सर किताबचा क्या होता है? किताबचा छोटी किताब को बोलते हैं, बुकलेट को कहा जाता है। किताबचा जो है वो बुकलेट को बोलते हैं बेटा, शारिफ। बुकलेट, किताब से किताबचा, ओके सर। छोटी सी जो किताब होती है उसको उसको किताबचा कहते हैं। ओके सर। ठीक है। यस। ओके, हुरूफ तहसीन का समझ आ गया? सुबहान अल्लाह, शाबाश, बहुत खूब, वाह वाह, मरहबा, आहा। वो नहीं है, आहा टमाटर बड़े मजेदार। तो वो जो आहा है ना वो क्या है? दैट इज हुरूफ तहसीन। आजकल बड़ा वायरल हुआ है ना, आहा टमाटर बड़े मजेदार। तो वो उसमें जो आहा है वो क्या है? दैट इज हुरूफ तहसीन।
अच्छा, उसके बाद है जी हरूफ नफरैन। हरूफ नफरैन क्या होते हैं? नफरत के इजहार के लिए, नफरत या मुलामत के इजहार के लिए जो इस्तेमाल होने वाले हरूफ हैं, जैसे तुफ, लानत, फटकार, हजार लानत, अख थू, यक्की, वगैरह वगैरह, इस तरह के जो लफ्ज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हरूफ नफरैन कहलाते हैं। उसके बाद है जी, हाँ, दुर फिटे मुंह, दुर दुर फिटे मुंह, ठीक है। और इस तरह के जो हरूफ होते हैं वो सारे के सारे जो नफरत नफरत के इजहार के लिए। उसके बाद है हरूफ तरदीद, वो हरूफ जो दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के मौका पर इस्तेमाल किए जाए, ठीक है, ऑप्शंस के लिए, ठीक है, चॉइस के लिए, जैसे अमीर हो या गरीब, अच्छा हो कि बुरा, खा सो जाओ खा खेल लो, चाहे बैठ जाओ चाहे खड़े हो जाओ। अब ये जो चाहे का लफ्ज, खा, के, ठीक है, या, तो ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? ये हरूफ तरदीद कहलाते हैं। सर, परे हो, हरूफ नफरैन हो सकते हैं? नहीं, परे हो तो फिर वो प्रॉपर हो जाएगा ना, प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा। परे हो, परे हो तो मतलब इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करें ना, गेट अ साइड, तो ये तो पूरा एक सेंटेंस बन जाता है। ये हरूफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। परे हो जो है वो तो एक पूरा जुमला है ना, राइट। परे हो, परामर, परावड़, दफा थी, ठीक है, वगैरह वगैरह। वो जैसे, अच्छा, पंजाबी में ना, पंजाबी में बड़े मजे मजे के हैं ना। पंजाबी में क्या होता है? ओ जा ओए। अच्छा, फिर पंजाबी में एक एक वो भी होता है, ओ यार। इस तरह के बहुत बड़े मजे मजे के हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं पंजाबी में। बाकी एंड सेम गोज फॉर द रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस एज वेल। अच्छा, और उसके बाद आगे हम चलते हैं, हरूफ तरदीद के बाद तो हमारे पास आ जाते हैं हरूफ इजराब। अब हरूफ इजराब जो हैं, एक बात को तरक्की देकर आला को अदना या अदना को आला बनाने के मौका पर जो इस्तेमाल होने वाले हरूफ होते हैं ना, उनको हरूफ इजराब। वो जो इंग्लिश में नहीं, हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं, क्लाइमेटिक एंड एंटी क्लाइमेटिक सिचुएशंस, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि ही इज नॉट अ मैन, ही इज एन एंजल। तो अब ये क्या है कि क्लाइमेटिक है, कि आप जो है वो बात को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप कहते हैं कि वो वो अफसर नहीं है, वो या आप ये कहते हैं कि वो बादशाह नहीं है, वो तो एक चमार है, ठीक है, वो तो एक चवल है। तो अब ये क्या है? ये एंटी क्लाइमेटिक सिचुएशन है। तो उर्दू के अंदर भी हम इसी तरीके से करते हैं, वो इंसान नहीं बल्कि हैवान है। अब ये इसमें बल्कि जो है ये क्या है? ये हरूफ इजराब है। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप आला को अदना बना रहे हैं। अदना का मतलब होता है छोटा। और आप ये भी कह सकते हैं कि वो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप इस सिचुएशन में, यस, फ्लैटरी जो है वो क्लाइमेटिक होती है। शारिफ इज सेइंग के पॉइंट ऑफ व्यू आर सर इज एन इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर। ओके, अब पता नहीं आप लोगों के ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये आप लोगों के बेनिफिट में जाता है या आप लोगों के नेगेटिव साइड पे जाता है। हो सकता है कि आप लोग एक ऐसा टीचर ढूंढते हो जो उर्दू की क्लास में सिर्फ उर्दू उर्दू वाली विंडो ओपन रखे, और इंग्लिश वाली क्लास में सिर्फ इंग्लिश वाली विंडो ओपन रखे। और मेरा ये है कि मैं कभी इंग्लिश से उर्दू में निकल जाता हूँ, उर्दू से इंग्लिश में निकल जाता हूँ। तो अब हो सकता है कि ये चीज़ कुछ बच्चों को बॉदर भी करती हो, यार ये क्या तरीका है, सर उर्दू वाली क्लास में उर्दू पढ़ाया करें ना, आप उर्दू वाली क्लास में अंग्रेजी को सेट देते हैं, अंग्रेजी वाली क्लास में आप बीच में उर्दू को सेट देते हैं। लेकिन अब आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है जी हुरूफ तंबीह।
ठीक है। अब हुरूफ तंबी जो होते हैं ना, हुरूफ तंबी, ये वो हुरूफ होते हैं जो किसी को खबरदार करने और डराने के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, जैसे खबरदार, जुनहार, देखना। जिस तरह पंजाबी में नहीं कहते ओ बची, ओ बची, ओ पाई देखी, ओ पाई साइड पे हो जा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये हुरूफ तंबी होते हैं। राइट। ओ पाइन जरा, जरा बच के, बाजी साइड पे हो जाओ। या इसी तरीके से वो जिस तरह कह रहे होते हैं, बाजी दुपट्टा अंदर कर लो। तो ये क्या होते हैं? ये हुरूफ तंबी होते हैं, या लाइक वार्निंग्स। एग्जैक्टली ऐसे ही है, तंबी करने के लिए, किसी को डराने के लिए, किसी को वार्निंग देने के लिए। उसके बाद होते हैं हुरूफ इस्तेजाब, ताज्जुब और हैरानी के मौके पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, ताज्जुब के इजहार के लिए। जैसे अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। उसके बाद होते हैं हुरूफ कसम, वो हरूफ जो कसम खाने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे बखुदा, वल्ला, अल्लाह की कसम। ठीक है, तो कसम खाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है हरूफ आत्फ। हरूफ आत्फ जो है ना, ये कंजंक्शंस होते हैं। हरूफ आत्फ जो होते हैं ना, ये कंजंक्शंस होते हैं। दो इसमों को, दो जुमलों को, दो फेलों को मिलाने वाले हरूफ जो होते हैं, और वाओ, नेज वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद है हरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत जो हैं, ये दर हकीकत किसी नाम से ही आपको पता चल जाता है ना, किसी वजह या सबब को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि, चूंकि, लिहाजा, ताकि, इसलिए। हुरूफ तहनीयत, तहनीयत जो है वो होता है खुशी के इजहार को तहनीयत कहा जाता है। किसी खुशी या कामयाबी के मौके पर जो इस्तेमाल होने वाले हुरूफ होते हैं, इनको हुरूफ तहनीयत कहा जाता है। और उसके बाद है हुरूफ तमन्ना। किसी तमन्ना, आरजू या ख्वाहिश के मौके पर जो इस्तेमाल होने वाले हरूफ हैं, उनको हरूफ तमन्ना। काश, ए काश, काश के, हम्म, काश ऐसा हो के, वगैरह वगैरह जो हरूफ होते हैं, इनको हरूफ तमन्ना कहा जाता है। अच्छा, तो इसके बाद जो है, इसमें हमारे पास कुछ रुमूज़ औकाफ हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। अभी टाइम भी थोड़ा सा रह गया है, तो आई हैव टू टेक द नेक्स्ट क्लास एज वेल। तो सर जी जी। सर मुझे ये पूछना था कि 11th क्लास के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है? कौन सा वाला, लाइक आप लोगों का? जी सर, 11th क्लास के एनुअल बोर्ड एग्जाम जो हो रहे हैं अभी 2025 यार, के। इट विल स्टार्ट समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो सर बहुत से लोग कह रहे थे कि वो अप्रैल के शुरू में स्टार्ट कर देंगे। नो 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 नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, एंड ऑफ अप्रैल और द स्टार्ट ऑफ मई, ओके सर, थैंक यू नॉट सो मच। बिफोर दैट। ठीक है, नहीं नहीं, जून में नहीं होंगे, जून में नहीं होंगे शारिफ, नॉट इन जून, समवेयर बाय द एंड ऑफ अप्रैल और इन द स्टार्ट ऑफ मई। ऑलराइट बच्चों, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।